बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें और एक मशवरा भी दें, क्या सुनना चाहते हैं आप आगे। मतलब तख्त बख्त जब तक चल रहा है तो साथ में उसके इसी तरह के कंप्लीट नावल ही सुनने हैं, या एक मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट 2-3 नावल है जो ना एपिसोडिक है, मतलब 4-5 एपिसोड्स में भी हो सकते हैं एंड, तो वो स्टार्ट कर लूँ। बताएं क्या कहते हैं आप लोग। जो आप लोगों की राय होगी मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में ताकि फिर हम परसों वो स्टार्ट कर लें, ठीक है। चलें नावल पढ़ते हैं। दिया, बस बहुत कर ली तुमने मनमानी। लड़कियां अच्छे प्रपोजल के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं, इन हालात में अच्छा रिश्ता और तुम्हारे मजाज ही नहीं मिल रहे। मामा ने नागवारी से इसके बिगड़े नकूश को देखा। बहू तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, दादाजी ने मदाखलत की। ताई ने भी मामा के शाने पर हाथ रखकर इन्हें चुप रहने का इशारा किया। दिया बेटा, तुम इस रिश्ते से मुसलसल इनकारी हो तो तुम्हारे इनकार की कोई वजह तो होगी। दादाजी ने इसके हाथ अपने हाथ में लेते दोस्ताना लहजे में पूछा। वजह तो थी, मगर हज़ार दोस्ताना रवैये के बावजूद वो कुछ न कह सकी। कोई वजह नहीं है बाबा, ये लड़की खाली खोली हमें परेशान कर दी है। ये मेरी बेटी है तो मैं भी इसकी माँ हूँ। ज़बरदस्ती रिश्ता तय कर दूंगी। इसकी चुप ने मामा को आग बगोला कर दिया। आपने ज़बरदस्ती की तो मैं घर छोड़ दूंगी। वो भी इन्हीं की बेटी थी। जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से बंद हुआ। जो ईरान था वो शदीद गुस्से में। इसी असना में सीढ़ियाँ तय करके नौशेरवा गजनवी ने लाउंज में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भी धमाके की आवाज़ कहाँ से आई थी? हमारे घर में एक ही तो सरफिरी है। जिया ने दिया के कमरे की तरफ इशारा किया। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। सुबह के निकले अब आ रहे हो, काम हो गया? ताई फिक्रमंदी से इकलौते बेटे को देखते इस्तफसार करी थी। 15 दिन बाद माँ बदौलत अमेरिका सुधार जाएंगे। आप लोगों के चेहरे देखकर लग रहा है कि बात कोई खास है। खैरियत? इसने बारी बारी सबका चेहरा देखा। जिया ने पानी से भरा ग्लास इसे पकड़ाया जो इसने मुंह से लगा लिया। हम सब दिया के बाइस परेशान है। मिसेस ज़ुबैर अपने बेटे के लिए 2 बार चक्कर लगा चुके हैं मगर दिया के मानती ही नहीं। ताई ने बताया। आप लोगों ने मुझे प्रपोजल की बाबत नहीं बताया। वो हैरान था। मिसेस ज़ुबैर 2 बार आ चुकी थी और बेखबर था। ये बेखबरी से महंगी भी पड़ सकती थी। तुम मसरूफ़ थे तो ध्यान ही नहीं रहा। ये लड़की तो किसी तोड़ नहीं मारी। लगता है अब इसकी बाप ही को बात करनी पड़ेगी। मामा को इसका अंदाज याद आया तो चिढ़ के बोली। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। तुम दिया से इनकार की वजह जानने की कोशिश करो। ताई मामा को समझा रही थी। वो सर झुकाकर बेसाख्ता में डालने वाली मुस्कुराहट छुपा के। अगर वजह मैं बता दूं तो? इसकी फितरी खुद एतमादी औरत सामने आई। सब ऐसे चौंके जैसे नींद में किसी ने इसे झंझोड़ कर जगाया हो। तुम वजह बताओगे? जी, लेकिन पहले वादा करें वजह जानने के बाद कोई मुझे डांटेगा नहीं। वो मुस्कुराते हुए सबको हैरान कर रहा था। अब बोल भी दो भाई, मेरा तो सस्पेंस से बुरा हाल है। जी अधम से इसके बराबर बैठ गई और अगले लम्हों में वजह जानने के बाद सबने इसे मारा भी था और डांटा भी, लेकिन प्यार से। ज़रा मैं मुख्तरमा के कमरे का टेम्परेचर मालूम कर रहा हूँ। शोखी से गोया वो इसके कमरे की तरफ बढ़ गया। भाई बी केयरफुल, जवाबन जिया शोखी से गोया भी। उंगलियां मोड़कर इसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं कमरे में नहीं हूँ, अंदर से मौसूल होने वाले जवाब ने हंसने पर मजबूर कर दिया। दरवाज़ा धकेल कर इसने कमरे में कदम रखा। क्यों आए हो तुम यहाँ? वो इसे देख कर फनकारी। मैं तो मशीन चेक करने आया था जिसने बताया तुम नहीं हो। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है मगर को राका कोरा मैं कोरे का कोरा ही रहा। लबों के साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थी। इस वक्त तुम और तुम्हारी मुस्कुराहट दोनों जहर लग रही है मुझे। पहले अच्छी लगती थी, वो इशारे से पूछ रहा था। दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत हो गई है। इसका बस नहीं चल रहा था कि सामने मौजूद शख्स का गुल्ला दबा दे। पहले मोहब्बत थी, वो हमस छेड़ रहा था। इसका चेहरा सुरख चेहरा, गुस्से चीखने चिल्लाने का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो महसूस हो रहा था। निकलो मेरे कमरे से, वरना तुम मेरे कमरे पर कब्जा कर लोगी। इसने जेब में अंगूठा डाले इसे चिढ़ाया। वैसे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुमसे मतलब तुम लगते क्या हो मेरे? वो जिलबिला के बोली। तुम चाहती हो कि कज़न के अलावा मैं तुम्हारा कुछ और लगूं? करीब आके बोला तो वो खूनख्वार नज़रों से उसे देखने लगी। इसकी सुरमई आंखों पर नज़र पड़ते दिल सर पर दौड़ने लगा। तुम जाओ यहाँ से, अब के नरम लहजे में बोली। ओए होए, इतने प्यार से बोलोगे तो जाने में क्या कर गुजरूँ तुम्हारे लिए। वो आराम से इसके मुकाबिल बेड पर बैठ गया। कहीं कर ना गुजरो, तंजिया बोली वो। तुम जैसे फजूल लड़की के लिए कोई बेवकूफ़ी को कुछ कर सकता है। इसने इसे भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। गेट लॉस्ट। बुरी तरह थाड़ी थी वो। उठ के जा रहा हूँ, वैसे भी 15 दिन है तुम्हारे पास। जी भर कर मेरी सूरत देख लो, इसके बाद तो हम अमेरिका तशरीफ़ ले जाएंगे। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम जहन्नुम में जाओ मेरी बला से। आंखें ख्वाम का नम होने लगी। वो अपनी कमज़ोरी इस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। एक तो इसकी जान खुद मुश्किल में फंसी हुई थी, दूसरे वो इतना दूर जा रहा था। शादी तो तुम्हें किसी न किसी से करनी है, तो मिसेस ज़ुबैर के बेटे में क्या खराबी है?
مسز زبیر کے کچھ لگتے نکلو تم، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ تل ملاتی اٹھی، غصے کی شدید لہر اٹھی تھی، ارادہ تھا دھکے دے کر کمرے سے نکال دے، مگر اسے ہلا بھی نہ سکی تو بے بسی سے اس کے سینے پر مکوں کی بارش کر دی۔ اندر کی کھولوں نے جنون کا روپ دھار لیا، مٹھیوں میں بھر کے شرٹ نوچ کھسوڑ دیا، نتیجتاً شرٹ کے بٹن ٹوٹ کر بکھر گئے۔ مجھے ستا کر بہت خوشی ملتی ہے نا تمہیں، آج میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، چیخ سن کر سبھی کمرے میں چلے۔ دیا پاگل ہو گئی ہو؟ ماما اندر کی سچویشن پر بوکھلا گئی۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ خجل سے کھڑے نوشیروان غزنوی کو بالوں میں ہاتھ پھیرتے دیکھ کر سب جان گئے کہ یہ اس کی کارستانی ہے۔ ماما نے دیا کو بری طرح ڈانٹا، اسے کہہ دے مجھے آئندہ اپنی صورت نہ دکھائے، مجھے سخت نفرت ہے اس سے۔ اعصابی کشمکش نے سے سوچنے سمجھنے سے ماورا کر دیا۔ وہ رو رہی تھی، خونی نظریں نوشیروان غزنوی پر جمی تھی۔ بری بات، ہونے والے شوہر کو ایسا نہیں بولتے۔ دادا جی کا انداز ناسہانہ تھا، وہ یکدم ساکت ہو گئی۔ ہونے والا شوہر؟ وہ چھمبے سے سب کی صورت دیکھ رہی تھی، اس کے تحیر پر وہ مسکرا رہا تھا۔ تمہارے انکار کی وجہ نوشیروان نے بتا دی اور طے ہوا کہ نوشیروان کے امریکہ جانے سے پہلے تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ کیا؟ انکشاف اتنا غیر متوقع تھا کہ دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ لہرا کر نیچے آ رہی تھی، حاضر دماغ کا مظاہرہ کرتے نوشیروان نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ اس کی حرکت غیر ارادی تھی۔ دیا؟ اس نے اس کے رخسار تھپ تھپا کے آواز دی۔ جی اب بھاگ کے پانی لے آئی۔ ماما نے پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ تم خوشی سے بے ہوش ہوئی تھی یا ہمارے غم کے؟ جی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک غائب دماغی کا شکار تھی۔ دادا جی اتنی بڑی بات مذاق میں نہیں کہہ سکتے۔ سب کے کھلے چہرے سے خوشی کی نوید سنا رہے تھے۔ خوشی سے ہوئی تھی نا؟ تائی نے بھی چھیڑا تو انہیں کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ یکا یک بھاری بوجھ سر اترتا محسوس ہوا۔ اسے آرام کی تاکید کر کے سب چلے گئے۔ ابھی بابا اور تاؤ جی کو فون کر کے پروگرام طے کرنا تھا۔ وہ اب کمرے میں وہ دونوں رہ گئے، اپنے ناخنوں کو دیکھتے نوشیروان غزنوی کی گہری نظریں خود پر محسوس کر کے وہ سمٹی جا رہی تھی۔ اسے اپنی کیفیت پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو ہر دم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، نوشیروان سے شرمانے گھبرانے کی ضرورت تو کبھی نہیں پڑی نہیں تھی۔ محترمہ دیا صاحبہ، اب آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ خاکسار کی صورت سے اب بھی نفرت ہے؟ میری مانو نفرت محبت میں بدل دو تو اچھا ہے، ورنہ ایک لمبی عمر کیسے کٹے گی؟ وہ شریر ہو رہا تھا۔ وہ چھینپتے ہوئے کچھ دیر پہلے کے مکالمے یاد کر کے مسکرا دی۔ یہ تو خبر تھی کہ تم مجھے چاہتی ہو، مگر اس قدر چاہتی ہو اندازہ نہیں تھا۔ اپنے نے تمہارا جنونی انداز پسند آیا۔ اس نے اپنے بٹن ٹوٹے شرٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ نظر چرا گئی۔ بولتی کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ بول نہیں رہی ہو تو کم از کم ایک نظر دیکھ ہی لو۔ ہمیشہ لڑنے بھڑنے والی دیا نرم گرم جذبوں کا عکس لیے اسے شوخی پر مجبور کر رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، اس کا بدلہ اندازے سے سٹ پٹانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیوں؟ خفگی سے نظریں اٹھائی وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے تصادم پر اس کی پلکیں جھکتی چلی گئیں۔ سرمئی آنکھوں میں بسی محبت اعلان کر رہی تھی کہ وہ تنہا اس راہ کا مسافر نہیں ہے، بلکہ نوشیروان غزنوی سفر میں اس کا ہم سفر ہے۔ میرا خیال ہے تمہارے شرمانے کا پروگرام خاصا لمبا ہے، سو یہ شرٹ پکڑو، جس طرح بٹن توڑے اسی طرح ٹانکو بھی، آخر مستقبل قریب میں تم نے یہی فرائض ادا کرنے ہیں۔ بلیک شرٹ اتار کر اس کی گود میں ڈال دی۔ وہ چپ رہی۔ وہ کمرے سے نکل رہا تھا جب اس نے اس کی پشت کو دیکھا۔ بلیک جینز اور بلیک بنیان میں اس کی چوڑی پشت پر نظریں ٹھہر گئی۔ وہ دور دور سے دیکھے ٹھہر ٹھہر کے مجھے، اس کے ایک دم سے پلٹ کر مصرع پڑھنے وہ پوری طرح جھیم گئی۔ کتنا گھننا میسنا ہے، بظاہر تو یوں پوز کرتا تھا میرے دل کی خبر نہیں ہے۔ محترم میں بڑی چیز ہے، ہوا تک نہ لگنے دی، خود بھی مبتلا عشق ہے، ناحق میں جلدی کرتی رہی اور پل میں سب طے کر لیا۔ وہ فرحت سے سوچتے ہوئے شرٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی، جھنجھلاہٹ مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ کارڈز وغیرہ کا تکلف کیا جاتا۔ خاندان کے لوگوں کو فون کر کے مدعو کیا گیا۔ ینگ جنریشن کے لیے بوریت کے دور میں یہ غیر متوقع تقریب خوشگوار تھی۔ سب نے ایک ہفتہ پہلے ہی دھاوا بول دیا۔ نوشیروان غزنوی اور دیا کو گھننے میسنے استاد جیسے القاب سے نوازا گیا۔ دونوں کی خوب خوب کھنچائی بھی، الٹے سیدھے گانے گا کر سب ڈھول کی پھاڑنے کے موڈ میں تھے۔ جذبے جتنے صادق ہوتے اتنی کامیابیاں کامرانیاں قدم چومتی ہے۔ کبھی کبھی قسمت بڑی مہربان ہو جاتی ہے، بنا تگ و دو کیے وہ سب ہماری چولی میں آ گرتا ہے جس کی آرزو ہوتی ہے۔ سادگی فقط نام کی تھی، ٹھیک ٹھاک دھوم دھام سے نکاح انجام پایا تھا۔ نکاح کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، ایسے میں گھر سنسان لگنے لگا۔ نوشیروان غزنوی گھر میں کم ہی ٹکتا، دوستوں رشتہ داروں سے ملنا، شاپنگ کرنا، آج کل وہ یہی کام کر رہا تھا۔ دیا کچن میں موجود رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ صبح کا نکلا نوشیروان غزنوی شام ڈھلے کچن میں داخل ہوا۔ اسے کچن میں دیکھ کر تھکن کا احساس زائل ہونے لگا۔ نکاح کے بعد سے تو اس نے جیسے باقاعدہ پردہ شروع کر دیا تھا، اور آج اسے تنہا دیکھ کر وہ خود کو روک نہ پایا۔ السلام علیکم۔ خیالوں میں مگن وہ چونک کے پلٹی، اسے مقابل دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ جواب سے نواز کر مجھ پر بھی سلامتی بھیجو۔ وہ شریر ہو رہا تھا۔ دے دی ہے، اس کی دھیمی آواز اور گھبرائے انداز پر وہ ہنس دیا۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ پہلے ہمارے درمیان، بے اختیاری پہ خود ہی لب دبا کر چپ ہوگی۔ کیا پہلے ہمارے درمیان؟ اس نے اسے بولنے پر اکسایا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ بیچارگی سے گویا ہوئے دل کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ پہلے وہ اس سے کتنا لڑتی تھی، اب اس شخص کی طرف دیکھنا دوبر ہو گیا تھا۔ جانے کیسا اثر ہے نکاح کے بول میں۔ آپ کیا کرنی پکارو گی؟ اس کا شرمایا گھبرایا انداز دل میں اتارتے ہوئے شوخی سے استفسار کیا۔ بلو جینز، وائٹ ہاف آستینوں والی ٹی شرٹ میں لمبا چوڑا نوشیروان غزنوی شریر آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ کیوں، تم مصر خواب کے پر لگ گئے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ اس کے کہکے نے جتایا کہ وہ کیا بول گئی۔ نوشیروان مت کرو یوں، مجھے شرم آ رہی ہے۔
वो बेसाख्ता दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई। वो करीब आए, इसके दोनों हाथों चेहरे से हटाकर अपने मजबूत हाथों में लिए। रोमांस की खुशबू ने इसकी बेइंतहा गुर्बत का बुरी तरह एहसास दिलाया। वो शरीर लहजे में इस्तफसार कर रहा था, क्यों शर्म आ रही है मुझसे? मुझे नहीं पता, निकलो तुम। वो हाथ छुड़ाने की सही की नाकामी पर घूर के रह गई। मुस्तकबिल करीब में मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि तुम एक अच्छी बीवी साबित होगी। मैं दिन भर का भूखा आया करूँगा और तुमने चाय तक नहीं पूछा। तुमने लंच नहीं किया? सुबह को नाश्ते में क्या लिया था? वो सब भूल भाल गई। इसकी फिक्रमंदी देखकर नौशेरवा ने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किया। सुबह से सिर्फ एक कप चाय पी है। संजीदा नजर आने की कोशिश में वो खासा कामयाब नजर आ रहा था। बहुत लापरवाह हो तुम, कोई यूँ भी करता है? इसकी परेशानी पर इसका सिर खून बढ़ गया। बहुत मुश्किल होगा तुम्हें छोड़ के जाना। इसके हाथों पर दबाव डालते वो गोया वो ख्वाब से जागी। वो तो भूली बैठी थी कि इसे अमेरिका जाके डिग्री लेनी है। तुम यहाँ क्यों नहीं पढ़ लेते? दिल की बात जुबान पे आ गई। उदासी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पहले तो शायद पढ़ भी लेता, लेकिन अब यहाँ रहा तो हमारी फैमिली में 2 साल में 4 मेंबर का इजाफा हो जाएगा। 2 साल में 4? वो नासमझ अंदाज में देखेगी। भाई मुझे ट्विंस बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो 2 के हिसाब से 4 हुए ना। नौशेरवा वो बुरी तरह झेंप गई। पहले कभी इसे शर्माने ले जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अब इसके रूबरू खड़े होना, इन निगाहों की हिद्दतें बर्दाश्त करना दुनिया का मुश्किल तरीन अमल लग रहा था। वो दिलचस्पी से इसका शर्मगी मुखड़ा देख रहा था। वो हाथ छुड़ा कर जाने लगी। खाना तो देती जाओ, खुद ही निकाल लो। इसने हरी छंटी दिखा दी। मामा किसी से कहे मुझे खाना गर्म कर दे। इसने ऊंची आवाज़ में ताई से कहा। बेटा दिया किचन में, इससे कहो। ताई के जवाब पर वो शोखी से बोला, अब तो दोगी ना? नहीं। वो मुस्कुराते हुए खाना गर्म करने लगी। तुम भी आ जाओ साथ, जाने साथ खाने का मौका फिर कब आए? वो गोया था इसकी आंखें भीगने लगी। अभी तो ये शख्स करीब आया था, फिर लंबी जुदाई, वसल के रंग नहीं छिटके थे कि हिजड़ ने बाहें बा कर दी। मोरी सज्जनी की आंख में पानी, ये क्या है कहानी पिया परदेस के। वो मेज़ पे जाकर गा रहा था। तमाम बन टूट के वो फूट फूट कर रो पड़ी। दौर फिटे मुरवा देती कुड़ी। आज नौशेरवा गजनवी की फ़्लाइट थी। सुबह से इसे कुछ नहीं भा रहा था। वक्फे वक्फे से नैन भी बरस रहे थे। जिस्मानी कश ने अधमुआ कर दिया था। सर दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। सर दर्द के साथ इसने नींद की टैबलेट भी ले ली। न जाने कितने घंटे सोती रही। अब जब आँख खुली तो हड़बड़ा के उठ बैठी। घर खाली देख के इसे याद आया सुबह 4 बजे की इसकी फ़्लाइट थी और अब 4:30 बज रहे थे। इसे जगाने की सबने कोशिश की थी। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा। कम अज़ कम इसे मिल तो लेती। अब न जाने कब मुलाकात हो। 2 साल इसे वो 2 सदी लग रहे थे। किचन में चाय बनाते वो मुसलसल खुद को लान तान करी थी। किस कदर तुम पे गरां सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हारी प्यारी है। आशना आवाज़ पे मैं कान के अंदाज में मुड़ी। ब्लू जीन्स, ब्लू जैकेट में मलबूस सीने पर दोनों हाथ बांधे नौशेरवा गजनवी से साख्त कर गया। तुम गए नहीं? वो मुतैयर से करीब आ गई। खुशी छुपाए न छुप रही थी। मैंने इरादा बदल दिया। रियली? वो चीख उठी। पूरी बात तो सुनो। चंद घंटों के लिए इरादा बदला। मतलब? वो हैरान हुई। तुमसे मिले बगैर तो मैं इजराइल को रूह कब्ज़ न करने दूँ। पुरशौक नजरों से इसके मल्स के हुलिये को देखने लगा। ऑल फॉल मत बोला करो। वो खुद को कहने से रोक ना पाई। इसकी आंखें लो देने लगी। किस्मत हम पे मेहरबान है, फ़्लाइट 3 घंटे लेट है, सो मैं तुमसे मिलने चला है। बहुत कम वक्त है मेरे पास और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाथ थामे वो सीढ़ियों पर बैठ गया। इसके शाने पर सर रखे इसने बहुत सारी बातें की थी। बहुत से वादे वईद हुए थे। सेल फ़ोन पर बजते अलार्म ने इन्हें वक्त गुजरने का एहसास दिलाया। 9 पो फट के चुकी थी। बेसाख्ता दोनों के दिल ने ख्वाहिश की वक्त की सुई रुक जाए और वो मज़ीद पल लम्हा हयात से चुरा कर एक दूसरे के नाम कर जाए। अपने शाने से इसका सर उठाकर दोनों हाथों के प्याले में इसका चेहरा भर लिया। तो मैं चलूँ? इसकी आंखें फिर छलकने को बेकरार हो रही थी। दिल किसी तौर इस शख्स की दूरी सहने को तैयार नहीं था। मत जाओ, रुक जाओ। इसके लरसते लबों पर इसने एक मुस्कुराहट भरी नज़र डाली। आंसुओं से भीगी लटों को कान के पीछे करते इसने सरगोशी की। मुझे रुखसत नहीं करोगी? अल्लाह हाफिज़। वो हिचकी लेते हुए बोली। नहीं ऐसे नहीं। फिर कैसे? दिया की आंखों में तहैयर आ जमा। यार तुम मनकूहा हो मेरी। इस खड़ी इसकी आंखों में एक प्याम देख कर वो सर झुका गई। अभी रुखसती नहीं हुई। अगर खबर होती हूँ जाना अजाब होगा तो रुखसती भी करवा लेता। इसे जैसे अफसोस हुआ। इसकी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। इसकी नज़रों के तकालों से घबरा कर बेसाख्ता खड़ी हो गई। इनके दरमियान मौजूद रिश्ते का ध्यान और तन्हाई ने धड़कनों को मुतशरा कर दिया। नौशेरवा गजनवी ने बेसाख्ता हाथ पकड़कर वापस बैठने पर मजबूर कर दिया। नौशेरवा ये सही नहीं है। वो इसका महरम था मगर इसे सब अजीब लग रहा था। समाजी तकालों से हम नजरें नहीं चुरा सकते। हर चीज़ की कुछ असूल ज़ाब्ते होते हैं। इसकी उड़ी उड़ी रंगत देखकर इसने मज़ीद सताने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैं वापस आ जाऊँ फिर देखना तुम कैसे तुमसे बदले लेता हूँ। इतना सताऊँगा ना कि कहीं अमान ना मिलेगी तुम्हें। हौले से अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टकराई। इसकी जान में जाना ही, वरना तो इसके अंदाज ने इसे डरा दिया था। इसने एक इस्तेक पर ही नज़र डाली फिर उठ खड़ा। अगर मज़ीद रुकता तो शायद खुद पर इख्तियार खो बैठता। मैं जाऊँ? इजाज़त तलब की इसने इस्पात में सर ला दिया। यार कुछ तो। इसने बेसाख्ता नफ़ी में सर लाया। इसने लंबी सांस लेकर मुंह पर हाथ फेरा। दिन गिनना शुरू कर दो तुम। इसे धमकाता वो पलट गया। न जाने इस पल दिल को क्या हुआ। जिगर में कैसा दर्द उठा के आगे बढ़कर दिया ने इसकी पुश से अपनी पेशानी टका दी और फूट फूट के रो पड़ी। जिस शख्स को देखे बिना सुबह नहीं होती थी वो इससे बहुत दूर जा रहा था।
चंद लम्हों की जुदाई दिल का बोझ बन गई और वो तो बहुत सारे दिनों के लिए जुदा हो रहा था। पर उसे पकड़ कर नौशेरवा ने से मुकाबिल खड़ा किया। दिया सुनो यार, मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जुदाई के पल तुम पे भारी होंगे तो मुझ पर आसान कैसे हो सकते हैं? असीर मोहब्बत तो मैं भी हूँ ना। तुम्हारे साथ तो सब होंगे जबकि मैं वहाँ अकेला होऊंगा। वो इसे समझा रहा था। इस तरह रोती रही तो बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। आईना देखा तुमने? 4 दिन में ये हाल है मोहतरमा का। न जाने 2 साल कैसे गुजारोगी। वो इसकी बात सुन कब रही थी, वो तो बस रोई जा रही थी। इसी असना में नौशेरवा का सेलफोन बजने लगा। एयरपोर्ट से बिलाल ने कॉल की थी। वो चंद एक बात करके इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। अब तो एयरपोर्ट से कॉल आ गई। खबीस कज़न ने सबको बता दी कि मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। मैं भी चलूँ तुम्हें सी ऑफ करने? सर उठाकर वो पूछ रही थी। मैं भी चलूँ तुम्हें सी ऑफ करने? सर उठाकर वो पूछ रही थी। इसने नफ़ी में सर लाते पेशानी पर आए बालों को ऊपर उठाया। तुम वहाँ रही तो मैं कभी जा नहीं पाऊँगा। फिर तुम जाओ। इसने शहारत की उंगली से पलकी खुश की। तुम रोगी तो नहीं? आंखें लफ्ज़ों पर भीगने लगी थी। इसने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया। ओके ज़िंदगी, जल्द मिलूंगा तुमसे। पेशानी पर बिखरी लटों को ऊपर हटाते उठाते झुककर पेशानी को नरमी से छूते इसने अपना पहला हक इस्तेमाल किया। वो लड़खड़ा गई। आई विल बी मिसिंग यू, टाटा। अपने मखसूस अंदाज में कहते इसका रुखसार थपथपाकर वो किचन जेब से निकाली। नौशेरवा इसके पीछे दरवाजे तक आई। कहो जाने नौशेरवा, इसकी शोखी पे मुश्किल बोली। अपना ख्याल रखना। और कुछ नहीं कहोगी? मसलन फरंगियों से दूर रहना वगैरह वगैरह। वो शरारत से छेड़ रहा था। तुम इनके करीब तो जाके दिखाओ। दांत पीस कर अपने मखसूस अंदाज में बोली नौशेरवा का ज़िंदगी से भरपूर कहकता देर गूंजता रहा। चला गया मुंडा। कब कहा है तुम्हें वफा करना, हो सके तो कभी मिला करना। रेडियो फुल वॉल्यूम में चल रहा था। दिया जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसके अंदाज पर भुना उठी। इंसानों वाले अंदाज नहीं अपना सकती तुम। अपनी दिलचस्पी में मुखल होना इसे सख्त करा गुजरा। सहरीना बच्चों की कॉल है, जाकर फ़ोन सुन लो पहले, बाद में मुझ पर रिसर्च कर लेना। तस्कीर को अपनी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखते पाकर वो बोली और कमरे से निकल गई। सहरीना की कॉल का सुनकर दुपट्टा लिए बिना ही इसने फ़ोन की तरफ दौड़ लगा दी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। समाज से वही नरम मुतरन्नम सदा टकराई तो तस्कीर एक्साइटेड होगी। सहरीना तू? माय गॉड यार, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। इसकी आवाज़ में नमी घुल गई। ये मैं ही हूँ, यकीन कर लो। सहरीना की आवाज़ भी पुरनम थी। याद आ गई मेरी? शिकवा तस्कीर के लबों पर मचल गया। 2 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया और मुझे तुम्हें अब मेरी याद आई तुझे? बचाए इसके कि तू घर आती खाली खोली फ़ोन। घर आऊँगी तू लत्ते ले लेना, लेकिन कैसे आऊँ? तेरा घर मैंने देखा ही नहीं है। पुराने घर गई तो खबर हुई तुम लोग कहीं और शिफ्ट कर गए हो। तुम्हारा शिकवा बजाए, लेकिन जाने क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ? कभी सोचो तो अफसाना लगता है। तस्कीर का लहजा खोया खोया था। हम हमेशा साथ रहे, एक दूसरे के दुख सुख और से आशना रहे, मगर 2 साल न जाने कैसे बीत गए। सारी गलती तुम्हारी है। ना तुम कैलगरी जाती ना हम बिछड़ते। जुदाई के जहर बुझी तलवार के घाव की कसक सहरीना के लहजे से आती। मैं खुद कौन सा अपनी मर्ज़ी से गई थी? दादी चाचू के पास कैलगरी में होती थी। दादी की तबीयत ख़राब हो गई, इन्हें फुल टाइम किसी की ज़रूरत थी। चाचू चाची अस्पताल के पास कम ही टाइम दे सकते थे। मैं खुद कौन सा अपनी मर्ज़ी से गई थी? दादी चाचू के पास कैलगरी में होती थी। दादी की तबीयत ख़राब हो गई, इन्हें फुल टाइम किसी की ज़रूरत थी। चाचू चाची अस्पताल के पास कम ही टाइम दे पाते थे। पापा और मामा ने चाहा कि दादी पाकिस्तान आ जाए, मगर इन्हें चाचू से मोहब्बत बहुत थी। छोटे और लाडले बेटे जो थे, बाबा के कहने पर मुझे इनकी तीमारदारी के लिए जाना पड़ा। साल भर मुझे वहीं रहना पड़ा और दादी के इंतकाल के बाद मैं लौट आई। नए घर में शिफ्ट होने के बाद तुम्हारे घर गई तो पड़ोस से मालूम हुआ कि फ़िज़ा पे की शादी के बाद तुमने वो घर छोड़ दिया। तस्कीर ने शिकवा किया। इन 2 साल में काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। फ़िज़ा पे की 1 साला बेटी है। आप की शादी के बाद तुम कहाँ हो? तस्कीर लम्हों में सब जान लेना चाहती थी। खाला के पास हूँ। मैं फ़िज़ा पे जितनी बहादुर नहीं हूँ कि अकेले रह सकूँ। ऐसी बहादुरी बेवकूफ़ी के ज़मरे में आती है। कैसा बिहेवियर खाला की फ़ैमिली का तो होश है वहाँ। इसके लहजे की फ़िक्रमंदी ने सहरीना का सिरो खून बढ़ा दिया। फैमिली में लोग ही कितने हैं? खाला, खालू, मैं और इतमाश। पिछले दिनों इतनी परेशानी थी कि मैं पता ना कर पाई कि तुम कैलगरी से लौटी या नहीं। खाला के घर शिफ्ट होने के बाद कही तो तुम लोग भी मकान तब्दील कर चुके थे। वो तो इत्तेफाक से शॉपिंग सेंटर में तुम्हारी पप्पो मिल गई और इनसे मैंने तुम्हारा नंबर लिया। थैंक गॉड हम में राब्ता तो हुआ। तस्कीर ने शक्कर भरी सांस खारिज की। 2 साल के तवील वक्फे के बाद 2 दोस्तें एक हो गई थी। ग्रेजुएशन तक दोनों का खुशगवार साथ रहा। दोनों के घरों के माबैन खासा फासला था, सो आना जाना कम ही होता। मुलाकात तो स्कूल कॉलेज में हो ही जाती थी। फिर वो वक्त भी आया जब दोनों जुदा हो गए। आज एक बार फिर दोनों मिल गई थी। अभी क्या कर रही थी? इरज को सुन रही थी। तो अभी तक किसे सुनती है? सहरीना को हैरानी हुई। एक वक्त तक कॉलेज का दोनों को शौक से इसका प्रोग्राम सुनती थी। अब भी इससे कांटेक्ट है? सवालात करके दोनों 2 सालों के लम्हों में समेट लेना चाहती थी। 2 बच्चों के अब्बा से क्या कांटेक्ट करना? इसकी शादी हो गई है। मैं जब कैलगरी में थी तब इस हरजाई ने शादी कर ली, वरना जाकर निकाह के वक्त कहती ये शादी नहीं हो सकती। वो हंस पड़ी थी और इसकी हंसी में कांच की किरचियाँ महसूस करके सहरीना हैरान रह गई। तस्खीर अंदर के खौफ ने लबों से निकलते जुमलों को खा लिया। इसने खुद ही इतराफ़ कर लिया। हाँ यार, खबर ही नहीं हुई कब वो ज़िंदगी बन बैठा। बिना देखे बिना मिले फ़कत आवाज़ के सफ़र ने असीर कर लिया। इसे तो खबर ही ना होगी कि कोई इसके लिए जहाँ से जाने को तैयार है।
अजीब लो देता लहजा तो सरीना को इसे समझाना मुश्किल लग रहा था। पागल दिमाग इदा भी पागल गंदे जेन होंगे आ कि कोई आरजे ने सुन लिया, कोई किसी ने सुन लिया तो पिछे मार मुक जाते। लाख लानत भाई। मोहब्बत समझाने से कब समझती है, रोकने से कब रुकती है, ठहराने से कब ठहरती है। ये तो नदी की तरह बहती चली जाती है, किसी बंद किसी रुकावट को खातिर में नहीं लाती। मोहब्बत ऊंच नीच नहीं देखती, हसब नसब के झमेलों में नहीं पड़ती, दूर पास के जवाज को नहीं मानती। इसकी मौजूदगी से इनहराफ करके इसे दामन नहीं छुड़ाया जा सकता। इसने फ़ोन बंद करके वॉल क्लॉक की सिमत देखा और मामा के पास बैठकर मटर के दाने निकालने लगी। किसका फ़ोन था? इन्होंने पूछा। सेरीना की कॉल थी। कैसी है वो? अच्छी है। तुम उदास क्यों हो? मामा ने फिक्रमंदी से इसका चेहरा देखा। सेरीना के बारे में सोच रही थी, कभी खुद को इसकी जगह तसव्वुर करूँ तो इसकी हिम्मत को सराहने को जी चाहता है। कुछ लोगों की किस्मत कितनी अजीब होती है मामा। सेरीना 8 साल की थी जब इसकी मामा चल बसी। वो क्लास 8 में आई तो बाबा कैंसर जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला होकर ज़माने के रहम करम पर 2 बेटियों को छोड़कर चले गए। फ़कत 2 बहनें एक दूसरे का सहारा थी। फिज़ापी की सिलाई कढ़ाई और अंकल की कलील पेंशन से घर का गुजर बसर हो रहा था। फिज़ापी ने सेरीना को ग्रेजुएशन भी कराया। इनकी हिम्मत काबिल दाद है। इनकी शादी हो चुकी है, रब इन्हें खुश रखे। सेरीना आजकल खाला के घर रह रही है। कुछ लोगों की ज़िंदगी दुखों से इबारत होती है और सेरीना भी नहीं लोगों में से है। इसका अफसरदा लहजा मामा को बोलने पर मजबूर कर गया। जिसने हमें पैदा किया वो हमसे बेनियाज नहीं है। इसने दुख के बादल बरसाए तो सुख की हवा भी चलाएगा। गम खुशी दोनों हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। गम आजमाइश का दूसरा नाम है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुद अपने इर्द गिर्द से खुशियाँ इकट्ठी करें। खुशियाँ इकट्ठी करने में बाज़-औक़ात हम गम को मेहमान ठहरा लेते हैं, मगर ऊपर वाला बेनियाज नहीं है। वो गम के बाद कोई बड़ी खुशी दान करता है, जिसे पाकर गुजरा गम इस खुशी के मुकाबले में छोटा लगने लगता है। अल्लाह ने सेरीना के लिए भी किसी बड़ी खुशी का इंतखाब कर रखा होगा और किसी खास वक्त वो खुशी इसके नाम कर देगा। मामा की बातों ने इसकी उदासी दूर कर दी। वो फरहत से मुस्कुरा दी। इत्माश आ गया बेटा? खालू बाहर से भी लौटे थे। सिंक पर धोते हुए इस्तफसार किया। जी खालू। वो ग्लास में पानी अंडेल रही थी। खालू ने अपनी अपनी कुर्सियाँ संभाली सी असना में गिरेबान के बटन बंद करता वो चलाया। वाइट कुर्ते और ब्लैक जीन्स में वो शानदार लग रहा था। कुर्सी खींचकर वो भी बैठ गया। क्या पकाया? वो प्लेट सीधी करते बच्चों के इश्तियाक से डोंगे में झांकने लगा। खाने के मामले में बड़ा चूजी था। जो भी पका होगा तुम्हारी पसंद को मद्देनजर रखकर पकाया होगा सेरीना ने, क्योंकि हम सब तो सब्र शुक्र के साथ हर चीज़ खा लेते हैं। तुम ही शोर मचा दो। और ये बताओ देर क्यों हुई है? आज कुछ अहम मीटिंग थी इसलिए देर हो गई। कितनी जान मारोगे तुम? एक दिन की मेहनत से सब ठीक नहीं हो जाएगा। लूटने वाले 1 मिनट में लूट लेते हैं। इन्हें एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आता कि इनके पीछे कितनी रातों का चैन और दिन की मेहनत सरफ हुई है। हाल अफसुर्दा हो कि खालू अपनी जगह चोर बन गया। पिछले साल इन्होंने अजीज़ नामी शख्स को बतौर पार्टनर बिजनेस में शामिल किया, मगर वो कमाल का धोखेबाज शख्स सारे रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। रिपोर्ट दर्ज कराई मगर गई दौलत हाथ का बाती है। जीना दोबर भी हो गया। बिज़नेस ख़त्म करने की नौबत आ गई। खाला ने पुराने वक्तों का तमाम जेवर बेचकर इस बिज़नेस को बचाने की सही की। बिज़नेस तो अपना रह गया, साख पूरी तरह मुतासिर हो गई। इत्माश दिन रात कंपनी की साख बहाल करने के लिए कोशिशों में लगा हुआ था। इसकी शिवाना रोज़ मेहनत रंग लाई। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर मिलने लगे थे। तुम्हें बोलना कब आएगा? अब इसकी निगाह सेरीना पर पड़ी। जी। वो खामोशी से इनके मबैन होती गुफ्तगू सुन रही थी। इसके एकदम से अपनी तरफ मतवजा हो जाना, फिर अजीब सा सवाल से इस्तजाब ने आन घेरा। 2 साल हो गए तुम्हें इस घर में आए, मगर अंदाज पहले रोज़ वाला बरकरार है। हमारी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया जाता तुमसे। इसका लहजा इसकी समझ से बाहर था। ये गिला था या ऑर्डर? वो नासमझ अंदाज में कह उठी। मैं क्या बोलूँ? नफ़ी में सर लाते इत्माश ने से घूरा। तुम चाय पिलाओ। वो चुपचाप उठ गई। क्या मशीनी लड़की हो, कभी तो इनकार कर दिया करो। हर वक्त हुक्म की तामील अच्छी नहीं लगती। पता नहीं कैसा था वो बुरी फंसी थी। बेचारगी से खाला की तरफ देखा, इन्हें इस पर तरस आ गया। क्यों पीछे पड़े रहते हो इसके? हर बात में इतराज़ करते हो। इसने जवाब में क्या कहा वो किचन की तरफ जाते सुन ना सकी। नशेरवा गज़नवी जाते समय चैन सुकून मुस्कुराहट सब अपने संग ले गया। कई रोज़ तो दिया बुलाई फिर घंटों नौशेरवा गज़नवी के कमरे में गुजारती। एक शख्स के ना होने से इसकी ज़िंदगी बेरंग हो गई थी। इसकी जुदाई सभी को खल रही थी, मगर जिया तो जैसे दुनिया से कट के घर की होकर रह गई थी। किसी के समझाने का इस पर असर ना हुआ तो जिया ने नौशेरवा को शिकायती फ़ोन खड़का दिया। जवाब में ढेरों चाहत के साथ इसने अशार SMS किए। बेचारगी का अपना तमाशा तो मत करो, हंसना मोहाल ही सही, रोया तो मत करो। आंगन में आऊँगा कभी भी चांदनी लिए, इस इंतज़ार में रात भर जागा तो मत करो। कहते हैं मुझसे लोग कि तुम हो बुझी बुझी, ये क्या सितम है, इश्क को रुस्वा तो मत करो। तुमको है मुझसे प्यार बहुत जानता हूँ मैं, लेकिन उदास रह के ये चर्चा तो मत करो। महसूसात पर जबर आसान नहीं, मगर वो इसके कहे का मान रखने लगी थी। इसने खुद को संभाल लिया था। छुट्टी का दिन था। नाश्ता सब देर से करते थे। नाश्ते के बर्तन धोकर भी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। दफ्तर डोरबेल बजी। तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। वो किचन से निकल रही थी जब इत्माश सही सोफे से उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे आदत इत्माश ज़ई ने दरवाज़ा खोलते सलाम किया। बाहर बाइक खड़ी थी जिससे एक लड़का और लड़की उतरे थे। वालेकुम अस्सलाम। लड़के ने मज़ाफ़ा किया। खाला यहीं रहती है? ये खाला का घर है? जी। लड़की के अजीबो गरीब सवाल पर जहाँ लड़का सर पर हाथ रख गया, वहीं इत्माश ज़ई इसे मुतफक्किर नज़रों से देखने लगा। सर एक्चुअली
लड़का गोया हुआ था कि सहरीना सीढ़ियाँ फलांग कर दरवाजे तक पहुंची। तस्कीर, सहरीना, एक चीख सहरीना ने मारी और दूसरी तस्कीर ने। फिर दोनों ने सरहद से दूरियां पाट लीं। वो दोनों एक दूसरे को देखते नजरों मुस्कुराते इनकी गर्मजोशी मुलाहिजा फरमा रहे थे। मेरा ख्याल है हम एक दूसरे से खुद मुतारिफ हो जाएं, क्योंकि फॉर्मेलिटी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मैं इतमाश से हूँ, सहरीना का कज़न, और मैं अजवद हूँ, आपकी मोहतरमा कज़न की फ्रेंड का भाई। इतमाश और अजवद ड्राइंग रूम में बैठ गए तो वो सहरीना के साथ किचन में चली गई। तुम यहाँ कहाँ आ गई? आराम से अंदर बैठो ना, तब तक मैं तुम्हारी तवाज़ा के लिए कुछ तैयार कर लूँ। मैं यही ठीक हूँ, वो जवाब देने लगी थी जब खाला इधर को आने के लिए। कौन आया सहरीना? मैं हूँ खाला, तस्कीर। वो खुद आगे बढ़कर बोली तो वो मुस्कुराहट ना रोक सके। इसे तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं थी, वो घंटे में खाला से बातें बिगाड़ती रही। तुम मेरी दोस्त हो या खाला की? इससे बर्दाश्त न हुआ। बड़ी प्यारी बच्ची है, तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया सहरीना, खाला शिकवा कर रही थी। तस्कीर फर्जी कालर झाड़ रही थी और वो सोच के रह गई। आपके एहसानों के बोझ तले दबी हूँ खाला, हर पल इस एहसान को चुकाने के लिए जोड़ तोड़ करती रहती हूँ। जब मैं खुद को इस घर में अजनबी महसूस करती हूँ तो खुद से जुड़े लोगों का जिक्र क्यों करूँ? अजबत जा चुका था, तस्कीर को ड्रॉप करने की जिम्मेदारी खाला ने ली थी। खाला ने बस अदे इसरार ने किचन बदर किया और खुद लंच तैयार करने लगी। दोनों कहती रही कि वो काम के साथ बातें भी करती रहेंगी, मगर खाला ने एक ना सुनी। यार तेरा कज़न तो जी भर के हैंडसम है। वो उसके पेट पर तकिया दबोचे इश्तियाक से गोया थी। इसने बेसाख्ता से घूरा। खुदा रे, मशकूक निगाहों से ना घूर, हम बहरे दिल की बाजी हारे बैठे हैं। बहुत बदतमीज़ नहीं हो गई तू? इसकी रुकी सांस बहाल हुई। और बहुत संजीदा नहीं हो गई तू? वो किस के अंदाज में बोली, उसी के अंदाज में बोली। मैं जब कभी इस सिचुएशन में कहानी पढ़ती हूँ, पता है बेसाख्ता दिल चाहता है काश कुछ ऐसा हो जाए कि और मैं भी बोरिया बिस्तर समेत किसी खाला पुप्पो या ताया के घर रौनक बख्शूँ और फिर वहीं से एक सनसनीखेज ज़िंदगी की शुरुआत हो। वो एडवेंचर्स की शौकीन ऐसी अजीब व गरीब ख्वाहिश बयान कर सकती थी, आसाइश में पलने वाली को ज़माने के सर्दो गर्म का अंदाज़ा नहीं था। ऐसी बात नहीं करते तस्कीर, अपना घर जैसा भी अपना होता है। मलकियत का एहसास हर पल साथ होता है। यहाँ सब मुझसे मोहब्बत करते मगर हर काम करते मुझे हमेशा खौफ महसूस होता है, जैसे ग्लास टूट गया तो कोई खाना कुछ कह ना दे। जबकि अपने घर में कोई परवाह नहीं होती कि भाई टूटने की चीज़ थी, टूट गई, मेरी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। मैं दिन ब दिन एहसानों के बोझ तले दब रही हूँ। अपनों की मोहब्बत एहसान नहीं होती, तस्कीर बेसाख्त कह उठी। खाली दोस्त के घर से आ गए, दोनों ने मिलकर मेज़ पर खाना लगा लिया। इतमाश से बालों में उंगलियां चलाता स्टडी से बरामद हुआ। सहरीना की नज़र सरद से रुख बदल गई, मगर तस्कीर की नज़र से इसकी अदा मुख्फी न रह सकी। खाने के बाद वो इसके कमरे में चली गई। अब बताओ क्या मामला है? क्या मतलब? सहरीना ने पूछा। वही चुपचाप सा लहजा, वही बेचैन सी हलचल, वही सखियों से कतराना, वही कहने से कुछ डरना। सभी आसार कहते हैं तुम्हें इससे मोहब्बत है। तस्कीर के नज़म पढ़ने पर वह सटपटा कर रुख फेर के दिल का शोर मचाने लगा। कब हुआ ये हादसा जिसे ज़ुबानी ज़दाम में मोहब्बत कहते हैं? चंद घंटे में इसने हर चीज़ का असर जायज़ा ले लिया। कौन सा हादसा? उंगलियां चटकाते इसने बेनियाज नजर आने की भरपूर कोशिश की। जान गई हूँ तुम खाला की मोहब्बत का एहसान गिराती हो। बेलौस मोहब्बत एहसान नहीं होती, और मैंने खाला समेत हर फ़र्द को तुमसे बेलौस मोहब्बत करते देखा। तुम अपनी सोचों से भागना, झूठ बोलना छोड़ दो। तुमको मोहब्बत हुई है, मगर मैंने महसूस किया तुम खुद को मुजरिम तसव्वुर करती हो। तुम दोनों ने शादी करनी है तो क्या ही अच्छा हो कि तुम दोनों एक दूसरे के हमसफ़र बनो। इसमें बुराई क्या है? तुमने दिलो जहन में इतमाश को ज़बरदस्ती तो जगह नहीं दी ना। इसने कभी कुछ कहा, इजहार किया? इसके डरे से हमें अंदाज से जान की कि मोहब्बत एक तरफा। तभी सवाल किया। हस्ब तवक्का इसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे उम्मीद है यकीनन कोई एक लम्हा इतमाश के दिल में भी दस्तक देकर इसके जज्बात को बेदार कर देगा। मैं इस लम्हे के लिए दुआ मांगूंगी, इसने खलूस से कहा। बोरियत से बचने के लिए दिया ने इवनिंग आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लिया और एक अच्छी मसरूफियत इसके हाथ लगी। रंग और ब्रश से खेलना इसे अच्छा लग रहा था और दिल भी जैसे बहलने लगा। पहली पेंटिंग इसने नशेरवा गजवी नवी की बनाई। पेंटिंग मुकम्मल होने के बाद इसने भरपूर नज़रों से इसके अक्स को देखा। मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत मिले तो दिलों की बस्ती पर जन्म लेने वाला पौधा तेरी से अपनी जड़ें मजबूत करता है। लैपटॉप सिस्टम इसके पास था। अक्सर ही वो चैटिंग करता था, दिन भर में अनगिनत एसएमएस करता था। इसकी मोहब्बत की शिद्दत का इसे ठीक ठाक अंदाज़ा हुआ। न्यू ईयर पर इसने कार्ड और गिफ्ट वसूल किया तो दिल मगरूर होने लगा। सात समंदर पार रहकर भी वो हर पल इसके नज़दीक था। पेंटिंग क्लास हो हुई तो पर्स में अपनी चीज़ें डालने लगी। नादिश इस तक आई। दिया, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? एक्चुअली मेरे भाई आज मुझे लेने नहीं आएंगे, तुम्हारा घर तो इसी साइड में, हम दोनों वॉक करते हुए चलते हैं। श्योर। पर्स कांधे पर लटकाए हुए उसके संग कदम उठा रही थी। पेंटिंग क्लास में नाजिश पहली लड़की थी जिसने पहले रोज़े से कहा था कि आप मुझसे दोस्ती करेंगी। मैं दुश्मनी तो किसी से नहीं करती, तुमसे भी दोस्ती कर लेती हूँ। इसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया जिसे नाजिश ने थाम लिया। आर्ट स्कूल से निकलकर वो मेन रोड पर आ गई। तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं दिया? वॉक करते नाजिश ने यूं ही पर सबील तस्करा कर लिया। ज़ाती बातें इनके माबैन आज तक नहीं हुई थी। दादाजी हमारे घर के सरबराह नहायती मुशफ़क़ और मेरे प्यारे बेहतरीन दोस्त। दादी जी का इंतकाल इस वक्त हुआ जब मैं 12 बरस की थी। ताऊ जी और पापा पक्के बिजनेसमैन हैं। घर पे हूँ तो ऑफिस का सामान लगता है। ताई और मामा हाउस वाइफ है। ताऊ जी और ताई की एक बेटी और एक बेटा है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। अल्लाह का शुक्र है हमारा घराना रवायती चप्पल रिश्ते पाक है। तुम अंगेज हो? मेरी आधी शादी हो चुकी है, इसने मुस्कुराकर बताया। खुद से जुड़े शख्स तसव्वुर के पर्दों पर लहरा गया।
مطلب منقوہا ہوں اپنے دایازاد کی۔ او پھر رخصتی کب ہو رہی ہے؟ ایک گھر میں رہتے تمہارا کزن رخصتی پر زور نہیں دے رہا؟ اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا گئی۔ اگر وہ گھر ہوتا تو کب کی ہو چکی ہوتی رخصتی؟ محترم پینسلویلیا یونیورسٹی کی قسمت خراب کرنے گیا، جواباً شوخی سے گویا بھی۔ تم نے اسے منع نہیں کیا، روکا نہیں؟ اس کا دیرینہ خواب تھا پینسلوینیا میں سے MBA کی ڈگری لینا، پھر میں اس کے شوق میں راہ میں کیوں آتی؟ تم نیری بدھو ہو، تم پیپر نہیں پڑھتی؟ ایجوکیشن اور جاب تو فقط بہانہ ہوتا ہے، اصل میں تو دیار غیر میں مردوں کو کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ ہمارے ملک میں پڑھائی نہیں ہوتی یا جاب نہیں ملتی۔ میری مانو اسے واپس بلا لو، دیر ہوگی تو مغرب کے چکا چوند سے اس کی آنکھیں چندی آ جائیں گی اور تم عمر بھر روتی رہوگی۔ نازش کے حرف حرف سے تلخی ٹپک رہی تھی۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا نازش، اس کی باتیں سخت ناگوار گزری سے۔ کیچڑ بھری راہ گزر سے یہ سوچتے ہوئے گزرنا کہ کپڑے آلودہ نہیں ہوں گے مزے کا خیز بات لگتی ہے، اس کا انداز استحضائیہ تھا۔ تم خود ہی سوچو، جہاں جگہ جگہ اور دعوتیں گناہ دیتی ہے لڑکیاں، وہاں کوئی شخص کیوں کر پاک صاف رہ سکتا ہے؟ نکاح کے سامنے موجود مرد چوری سے اجتناب نہیں کرتے، پھر تمہارا کزن تو تم سے بہت دور ہے، تم کو اس کے شب و روز کی کیا خبر؟ دیے سے چپ کرنے کا سوچتی رہ گئی، وہ بولتی رہی، حتیٰ کہ گھر آنے پر وہ ہاتھ ہلاتی اپنی گلی میں مڑ گئی۔ دیا دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہی تھی مگر پیروں میں منو بوجھ اتر آیا تھا۔ دیا دا گندا ذہن ورک کرے گا۔ نازش کی باتیں دیار غیر کے بے حجاب نظارے، بے نام و نشان جنم لیتے بچے دل میں اضطراب اتر آئے۔ محبت اتنی شدید ہوتی ہے، اتنی شدید خوف محب کے بچھڑ جانے کا ہوتا ہے۔ محبت کی جھیل پر ڈر کا پتھر آ گرا تھا اور ساکن جھیل میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ مسلمان پاکستانی احمر وقار کو اس کی انگریز بیوی جولیا اسمتھ نے کراچی سے ڈھونڈ نکالا۔ احمر وقار غم اور روزگار کے لیے امریکہ گیا تھا۔ گرین کارڈ کے حصول کے لیے اس نے جولیا اسمتھ سے شادی کی، جس سے اس کے 3 بچے ہیں۔ ایک دن بنا بتائے احمر وقار پاکستان چلا ہے۔ جولیا اسمتھ نے 2 سال انتظار کیا اور جب احمر وقار واپس نہیں آیا تو جولیا نے امریکی کونسل سے رابطہ کیا۔ احمر وقار نے پاکستان آ کر شادی کر لی تھی اور اس کی دوسری بیوی سے ایک بیٹا ہے۔ جولیا نے احمر وقار کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ خبر پڑھ کر اس کا دل بند ہونے لگا، دل میں ابال اٹھتا محسوس ہوا۔ اگر احمر وقار کی جگہ نوشیروہ غزنوی ہو تو اللہ نہ کرے، وہ چھجری لے کر ٹہلنے لگی۔ بے چینی حد سے سوا ہو رہی تھی۔ پینٹنگ کلاس میں بھی اس نے نازش کی بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اپنی دل سمیٹ کر دیری سے نکل گئی۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا جس سے وہ بھاگنے لگی تھی۔ ویلنٹائن ڈے پر جب نوشیروہ غزنوی کی طرف سے ریڈ پھولوں کا بوکے اور سلور گولڈ کی لاکٹ دیکھ کر وقتی طور پر سب بھول گئی۔ لاکٹ پہ دونوں کا نام ساتھ ساتھ جگمگا رہا تھا۔ رات کال کر کے وہ اسے خوب تنگ کر رہا تھا۔ میرا نوشیروہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سونے سے پہلے اس نے خود کو باور کرایا۔ بس اعتماد رکھ۔ خالو خالہ کے ساتھ اپنے بہنوئی کی عیادت کو گئے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، اعتماد سے ہی گھر پہ تھا۔ وہ بچوں کے فائنل سیمسٹر کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ ڈور بیل بجی تو دروازہ کھولنے چلتی۔ چوکیدار نہ تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ اجنبی شخص پجاروں سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے حسب عادت سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں رامش ہوں، اعتماد گھر میں؟ اس نے مجھے گھر بلایا، گرم جوشی سے جواب دے کر تعارف کے ساتھ آمد کی وجہ بھی بیان کی۔ اندر آئیے۔ اس کی نظروں سے خائف ہو کر وہ سائڈ پر ہوگی۔ بیٹھیے۔ ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کر کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا، اس نے 2-3 بار آواز دی مگر وہ گہری نیند میں تھا۔ اب کہ اس نے ہمت کر کے آہستگی سے بازو ہلایا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ چلا کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پاؤں مارا، نازک گلدان سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، مندی مندی آنکھوں سے سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نظر ٹوٹے گلدان پہ تھی۔ رامش ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کریں۔ او شٹ! کمبل پھینک کر واش روم کو دوڑا۔ وہ چائے بنانے کی نیت سے کچن میں آ گئی۔ فریج میں کباب پڑے تھے، انہیں فرائی کیا، کیبنٹ سے پیکٹ نکال کر بسکٹ پلیٹ میں رکھنے لگی۔ اعتماد فریش ہو کر جا چکا تھا، چائے بھی تیار تھی، وہ خود لینے نہیں آیا تو ناچار اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ کھلا مگر اعتماد کی جگہ رامش کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اعتماد اسٹڈی میں گیا، لائیے۔ اس نے اپنی خدمت پیش کی۔ ٹرے دے کر وہ اپنے کمرے میں آگے سے رامش پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ تمہاری تو کوئی بہن نہیں ہے، پھر یہ لڑکی؟ وہ آیا تو رامش نے پوچھ بیٹھا۔ میری کزن ہے، چائے پی کے اسٹڈی میں ہی کام کرتے لیتے ہیں۔ ایز یو وش۔ وہ سپ لیتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ ادھا دے تو نہیں کدی دوست کسی گھر بلائی دے۔ ہائے ادھا دی بھی مارکیٹ چ زمانے آ گیا، دوستوں کا گھر بڑا ہوا، وہ بھی گھر میں فیمیل کی موجودگی میں۔ بابا میں ایک اور فیکٹری قائم کرنا چاہ رہا تھا۔ رامی سے تو آپ لوگ واقف ہی ہیں، اس نے پارٹنرشپ کی آفر کی ہے۔ رات کافی کے سپ لیتے ہوئے گویا ہوا، جتنی محنت تم کر رہے ہو اور جس طرح پرانی چیز اللہ نے ہمیں لوٹا دی ہے وہی کافی ہے، پارٹنرشپ تو تم رہنے دو، ایک دھوکہ کافی ہے ہمارے لیے۔ خالو سے پہلے خالہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ایک شخص کے دھوکے بعد ہر شخص کو بے اعتباری کے عینک سے دیکھنا کہاں کی دانش مندی ہے، اس نے سمجھانا چاہا، مگر احتیاط اچھی چیز ہے۔ رامش کیسا، نہ تم اسے زیادہ عرصے سے جانتے ہو اور نہ ہم، اور پھر عمل کا دارومدار نیت پر ہے، جسے جو ملنا ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر بھی ملے گا۔ اوپر والے نے چاہا تو دوسری کمپنی بھی لگ جائے گی، ویسے بھی لالچ بری بلا ہے، اس نے خالو کا خیال جاننا چاہا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا۔ اور تمہاری کیا رائے؟ وہ ساری گفتگو وہ اور سن رہی تھی جب اس نے اسے متوجہ کیا۔ اس کی رائے کی اہمیت تھی، اس کی نظر میں یہ صرف خانہ پوری کے لیے پوچھ رہا تھا، یہی بہت تھا کہ اس نے پوچھنے کی زحمت کر لی تھی۔ میں بھی خالہ اور خالو سے متفق ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ تو میں کیوں اختلاف کا پرچم لہراؤں؟ میں بھی آپ سب سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر سونے چلا گیا۔ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ اعتماد سے کا بیگانہ انداز اسے تھکانے لگا تھا۔ اور کتنا جفیاں پاوے، تمہیں پوچھ تو رہا، ہر چیز میں ویلیو کر تو رہا۔ اندر کی آواز دبے تو باہر بڑھ جاتا ہے شور، اور پھر
जैसे सरहद पे रहता है दुश्मन डटा हुआ। नूर की बर्थडे थी। आजकल के मसरूफ़ दौर में जहाँ किसी के पास वक्त नहीं था, वहीं इनकी मोहब्बत में मिसाली थी। इन कज़न्स ने एक असूल बना रखा था कि भले कहीं भी हो मगर हर एक की बर्थडे पर इकट्ठा होना लाजिम है, और इस असूल को आज तक पासदारी हो रही थी। सारे कज़न्स मौजूद थे। नूर ब्लैक सूट में चहकती फिर रही थी। दिया और जिया भी आ गई तो महफिल में जान पड़ गई। केक काटने को सब तैयार थे। जब कुरियर सर्विस से नूर ने पार्सल वसूल किया, नूर की चीख बेसाख्ता थी। नौशेरवा गजनवी ने गिफ्ट भेजा था, जितनी हैरानी होती कम थी। सब इसकी कमी महसूस कर रहे थे और इसका गिफ्ट भी आ गया। कज़न हो तो इस जैसा, फरजाद ने सराहा। दिया बेसाख्ता मुस्कुराती। जो शख्स अमेरिका में रहकर फ्रेंडशिप में कज़न की बर्थडे याद रखता है, इस पर शक करना इसे मुतनफ़्फ़र होने से हमाकत लगा। इनके दरमियान एक मजबूत बंधन था और फिर भी खौफ व हरास में जकड़ी हुई थी। यकायक इसने असाब से भारी बोझ हटते महसूस किए। फिर नौशेरवा की कॉल भी आ गई तो सब मज़ीद पुरजोश हो गए। बहुत चुप बैठी हो रिदा, बात क्या? रिफ्रेशमेंट से फारिग होकर वो रिदा के पास आ बैठी। इससे कुछ मत पूछो, ये सख्त रंजीदा है। जवेरिया करीब चली आई। रंजीदा? मगर क्यों? वो तहैयर से रिदा का उदास चेहरा देख रही थी। लग ही नहीं रहा था ये वही हंसमुख सी रिदा है जिसके लबों से मुस्कुराहट नहीं हटती थी। भिंचे लब के साथ वो कोई नई रिदा लग रही थी। जवेरिया धीरे धीरे बताने लगी। रिदा की बेस्ट फ्रेंड नोमेरा अपने कज़न के शिद्दत से चाहती थी। इसका कज़न भी मुब्तला इश्क था। वकास को अमेरिका जाकर पढ़ने का जुनून था। घर वालों ने निकाह करवा दिया। वकास अमेरिका सुधार गया। वकास का ताल्लुक मजहबी घराने से था, मगर अमेरिका जाकर इसके सारे परपुर से निकल है। वहाँ के चकाचौंधे से वापस आने न दिया। वो 2 साल के लिए गया, मगर 4 साल लगा कर है। सब इसके वापस आने पर खुश थे। नोमेरा की रुखसती होगी, 2 माह बाद वो प्रेग्नेंट होगी। सब खुश थे, मगर नोमेरा बुझी बुझी रहने लगी। सब इसकी उदासी का सबब पूछ रहे थे और इसने शादी के महज 4 माह बाद खुदकुशी कर ली। क्यों? दिया चीख पड़ी। नोमेरा और उसके होने वाले बच्चे को एड्स हो गया था, और ये एड्स वकास के ज़रिए इसमें मुंतकिल हो गया था। वो वकास से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए इसे लान तान न कर सकी। अपने हकूक़ किसी और को देने पर लड़ ना सकी। इसने खामोशी से खुदकुशी कर ली। वकास को ये सब डॉक्टर ने बताया। वकास भी चंद महीनों का मेहमान है। माय गॉड, इसे चक्कर आने लगे। पैदर पर सामने आते वाक़यात ने ज़हन को किसी काबिल न छोड़ा था। दिमाग साए साए कर रहा था। सारे वाक़े एक अमेरिका दे अगेंस्ट मिलने सारे हुन ना दिया दिया। मैं नोमेरा की खाली आंखें कभी नहीं भूल सकती। मोहब्बत अंधा एतमाद करने की कितनी बड़ी सज़ा मिली से। सारे बाहर जाने वाले फ्रॉड और करप्ट है। रिदा रो पड़ी। इसकी ज़हनी कैफियत ख़राब हो रही थी। जब एरिया से संभालने लगी, वो एक लफ्ज़ न बोली। कुव्वते में दाफत जैसे दम तोड़ की खड़ा कर इसके कदम बेसाख्ता नौशेरवा गजनवी के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरा जू का तू था। वार्डरोब में मौजूद इसके एक एक सूट को छूकर महसूस कर रही थी। रैक पर रखी किताबों पर उंगलियां फेर रही थी। इसकी नज़र साइड पर रखे गिटार पर पड़ी। इसे उठाकर गर्द झाड़ने लगी तो तार ने शोर मचाना शुरू कर दिया और जैसे दिल बेख्तियार हो गया। क्या मोहब्बत का अंजाम ऐसा ही होता है? वो शिद्दत से रो रही थी। नोमेरा का दुख इसे रुला रहा था। तेरी मोहब्बत से रहाई किस तरह पाए कोई, किस कदर मजबूत है हल्का तेरी जंजीर का। ज़िंदगी फ़कत फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिछोना भी है। ये जुमला इस वक्त समझ आया जब इसने शऊर की सीढ़ी पर कदम रखा। वो अक्सर ऊपर वाले की बेनियाजी पर शिकवा की ना थी। माँ, इस लफ्ज़ में ऐसा जहर है कि माँ कहते इस एहसास से खुशबू आने लगती है। अभी इसने अपनी माँ से नाज नखरे उठवाने थे कि अल्लाह ने इन्हें उठा लिया। क्लास 5 में थी जब अम्मा आँचल छुड़ाकर चल दी। बाबा फ़िज़ा अपी और सहरीना एक दूसरे का सहारा थे। बाबा को अम्मा से बहुत मोहब्बत थी, तभी तो 3 साल बाद वो इन्हें बेरहम ज़माने की सख्तियाँ झेलने को तनहा छोड़ के इस दिन अल्लाह से बहुत शिकवा किया था इसने। ऐसे में खाला और खालू रहमत का फरिश्ता बनकर आए। ज़माने की ऊँच नीच समझाकर साथ चलने पर इस्रार किया, मगर फ़िज़ा की खुददार तबीयत आड़े आ गई। खाला और खालू इनसे काफिल न थे, बराबर की खबरगिरी करते थे। ज़िंदगी गुजर रही थी। फ़िज़ा अपी की सिलाई कढ़ाई और बाबा की पेंशन से गुजर बसर होती थी। ज़िंदगी तो इतनी ज़ालिम है कि बड़े बड़े बहादुर मट्टी में मिल जाते हैं। वो तो फिर लड़कियाँ थी। मामूली खटके छत पे बिल्ली के चढ़ जाने से सारी रात आंखों में कट जाती। ऐसे में ढेरों शिकवे जो होते इसके पास। क्या होता जो ऊपर वाला एक भाई भी दे देता? कम से कम वो यूँ बेसाहिबान तो ना होती। रातों को जाग जाकर सिलाई करने से फ़िज़ा की सेहत ख़राब हो रही थी। मेहनत और मशक्क़त की चक्की इन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर रही थी। वो किसी की शादी का जोड़ा सीती तो इनकी आंखें नम हो जाती। खाला के रोके दूर के रिश्तेदारों में फ़िज़ा की शादी तय होगी। वो मुश्किल राजी हुई। फ़िज़ा के बारे से हकीकतन तन्हाई का एहसास पागल करने लगा। वो तो शुरू से डरपोक कम हिम्मत थी। खाला ने इसे साथ चलने को कहा तो बिना पसो पेश के राजी होगी। एक माह पलक झपकते गुजर गया। इस रोज़ सब खाने की मेज़ पर बैठे बातें कर रहे थे जब एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में कोट कांधे पर लटका एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। खाला खालू तपाक से मिले। वो होंक की तरह सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। सहरीना, ये हमारा बेटा इत्माश से पेंसिल्वेनिया से डिग्री लेकर आज ही लौटा है। माँ सदके जाए, भी पेंसिल्वेनिया दा हैगा। खाला ने इसकी उलझन दूर की। इसे बेसाख्ता अपना वो नखरीला कज़न याद है जो इनके यहाँ ईद बकरीद पर भी नहीं आता था। हमारा कज़न, वो जो गरीब रिश्तेदारों से मिलना तौहीन समझता है। पल भर में इसने सोचा वो लाड दिखा रहा था और वो ख़ुद को इस माहौल में मिसफिट महसूस कर रही थी। एक माह में वो खासी बेतकल्लुफ़ हो गई थी, मगर इसे एक पल में इसे हकीकतन एहसास हुआ कि वो इस घर में मेहमान और इस घर का मालिक आ गया। खाला इसे मुतारिफ़ करवा रही थी और वो देख रही थी कि वो बेदिली से सुन रहा है। एक दिन इससे गिलास टूट गया। वो टूटे टुकड़े चुन रही थी जब वो किचन में आ गया। ध्यान से काम किया करो। एक नज़र इसे और ग्लास को देखने पर वो कहकर चला गया और इसकी आंखें भर आई। साफ से तय के नुकसान कर दिया फोड़ लड़की। चल लो, बंदा एड्डा भी साहस ना होवे। अगली सुबह ग्लास के कम में इसकी आंखें गुलाबी हो रही थी। वो सर झुका नाश्ता बना रही थी। सेरीना, बात सुनो। भड़बड़ाकर पलटी और गर्म फ्राई पैन से उंगली टकरा गई।
जलन ने आंखों में पानी भर दिया। दिखाओ। इसने कलाई थाम ली और उंगली का मुआयना करने लगा। अहमक लड़की। वो किचन की दराज से बर्नॉल निकाल कर लगाने लगा। इसने हाथ खींचा। बर्नॉल लगा रहा, उंगली खाने का इरादा नहीं है मेरा। झल्ला के सख्त लहजे में बोला। वो मजीद सहम गई। नादान लड़की, खुश रहा करो। सरसनिश करके वो चला गया, मगर बड़ी अजीब बात हुई। इसके कदमों की आहट इसके दिल के आसपास हो रही थी। घर की सारी जिम्मेदारी इसने संभाल ली। इसकी थकन के पेश नज़र खाला ने मुलाजमा रखने का इरादा किया। मुलाजमा की क्या ज़रूरत है मामा, सहरीना है ना। और किचन में चाय बनाते इसे अपनी हैसियत का इदराक हो गया। वो जैसे चाहने लगी थी वैसे मुलाजमा कह रहा था। यतीमों, ये सीट लड़की जिसे रोटी कपड़ा छत दिया गया था, अगर वो इनके काम करती थी तो क्या कमाल करती थी। एक मुलाजमा यही कुछ तो करती थी। इस दिन सब टीवी देख रहे थे जब वो गुमसुम बैठी अपनी चूड़ियों से खेल ली थी। वो तीनों क्या बातें कर रहे थे इसे खबर न थी। वो चौंकी इस वक्त जब इतमाश जई ने इसे पुकारा। सीरीना, तुमने कितना पढ़ा है? ग्रेजुएशन किया। फीस हमारा सिंपल ग्रेजुएशन की कोई अहमियत नहीं। आगे पढ़ने का इरादा है या नहीं? वो तो अहमियत नहीं है। सुनकर अंदर ही अंदर खोल के सवाल पर बुरा सा मुंह बनाया। नहीं। इतमाश जई ने बेसाख्ता इसे देखा। वो नजर चुरा के। यूँ फारिग रहने का क्या फ़ायदा? काबिल कदर जॉब तो तुम्हें मिलने से रही। तुम किसी स्कूल में अप्लाई कर देखो। इसके कान की लोएं गर्म होगी। इन्हें मेरी मुफ्त की रोटी तोड़ना बुरा लग रहा है। चलो, हर गल दे विच नेगेटिविटी लाभरी कुड़ी। यकायक दिल में धुआं सा उठने लगा। फिर ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। इसके दिल में दिन ब दिन ये ख्याल जड़ पकड़ चुका था कि इज्तिमाश जई को इसका वजूद खलता है। वो इसे बहुत समझता है, मगर हज़ार बेगानेपन के बावजूद इसके दिल पर विराजमान था। इसका अंदाज़ हौसला शिकन होता। वैसे सर उठाकर नज़र मिलाकर बात नहीं करती, मगर फिर भी वो इसे चाहती थी। मोहब्बत मायूस नहीं होती। मोहब्बत दिल के नहा खानों में छुपाए हर दिन मोहब्बत की लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। ज़िंदगी यूँ ही धीरे धीरे बीत रही थी, मगर रामेश ने पुरसकून झील में बड़ा सा पत्थर दे मारा। क्यों हो उनकी? रामेश ने कर दिता। इदा तो बंदे घर वाड़ना ही नहीं चाहिए। भावें इदा का हो तो उदा का हो, घर नहीं वाड़ना चाहिए किसी ने। जब रात की नागिन डसती है, नस नस में जहर उतरता है। जब चांद की किरणें तेजी से इस दिल को चीर के आती हैं, जब आँख के अंदर ही आंसू जंजीरों में बंध जाते हैं, सब जज्बे पर छा जाते हैं, तब याद बहुत तुम आते हो। नज़म के साथ नुमेरा वाला वाक़या इसने नौशेरमा गज़नवी को ईमेल किया और फ़ौरन ही जवाब मौसूल हुआ। दिया कि तुम मुझे वकास के साथ कंपेयर कर रही हो। इस शख्स को इसे जानने का कितना सही दावा था। पल भर में इसकी उदासी की वजह जान गया। क्या मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ? नहीं दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे बीच जो खूबसूरत रिश्ता है इसकी बुनियाद एतमाद होना चाहिए। तुम्हें नहीं खबर, मगर मुझे तुम्हारी ये बेतबारी मुझे मेरी नज़रों में गिरा रही है। नौशेरमा गज़नवी, जिससे तुम 22 साल से जानती हो, अब इस पर एतमाद नहीं रहा। लहजा दिल गिरफ्तार था। इसने जवाबन ईमेल किया। बस तुम लौट आओ। कैसी बातें करियो? जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और कर लो। इसने थक कर सैल पटक दिया। इसने पेंटिंग क्लास से भी छुट्टी ले रखी थी। अजीब वहशत और बेकरारी मुकद्दर में दर्ज हो गई थी। कमरे में जा बजा नौशेरमा गज़नवी के अक्स को देखते वो गोया थी। मेरा एतबार का मान रखना नौशेरमा गज़नवी, वरना मैं वो कर गुजरूँगी जिसके तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो अपना और तो कुछ कर गुजरे ना गुजरे, अपना रिश्ता ज़रूर ख़राब कर गुजरेंगी तो बीबी। दर्द बांट लेने की बस जिससे थी उम्मीद मुझे, मेरा दर्द दिल दुखाने पे वही मामूर है। रामिश की मम्मी ने इसका रिश्ता मांगा था। खालू ने सोचने का वक्त लिया, जबकि इतमाश से ही रामिश मुर्तज़ा का हमनवा नजर आ रहा था। इसके स्टार पर खालू भी नीम रजामंद नजर आ रहे थे। तब वो फूट फूट कर रो पड़ी। किससे कहे कि वो रामिश को हमसफर नहीं बनाना चाहती? कोई भी तो नहीं था अपना। खाला ने इसकी राय पूछी। वो बेशर्मों की तरह इनके बेटे का नाम नहीं ले सकती थी। वो रो पड़ी। खाला भी चुप हो गई। रात का पहर था, हरसू गहरी खामोशी थी। खालू की तरफ से मुतमईन होकर इसने अपने इतमाश के कमरे के बीचों बीच दरवाजे को देखा। हिम्मत एक बार फिर मस्तमा की। कई दिनों से जारी कश्मकश से निजात हासिल करने को ज़रूरी हो गया था। वो खुद इससे बात करती। घर में सभी एक दूसरे से नाराज़ दिखाई दे रहे थे, और ये रामेश के प्रपोजल आने के बाद से हुआ था। झिझकते हुए इसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे को इस्तेमाल करने की नौबत पहले कभी नहीं आई थी। तभी से इंतज़ार करना पड़ा। पता नहीं वो सो गया था या दस्तक का ताइन कर रहा था। चंद साने बाद दरवाज़ा खुल गया। एनी प्रॉब्लम? नागवारी इसके लहजे से यहाँ थी। मुझे आपसे बात करनी थी। हौसला शिकन अंदाज कमज़ोर कर रहा था। अंदर आ जाओ। इसने दरवाजे से हटकर अंदर आने का मौका दिया। सिस्टर मौन था, गालबन वो काम कर रहा था। कहो। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। यहाँ तक आ तो गई थी, मगर तरतीब दी अल्फाज भूल गई थी। इसकी भूरी आंखों ने इसका सारा एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया। उंगलियां मरोड़ती, लब कुचलती, वो उलझन का शिकार नजर आ रही थी। क्या बात है? गहरी नज़रों से देखते हुए इसने इस्तफसार किया। मैं रामिश से शादी नहीं कर सकती। वो बेहद मुश्किल से गोया भी। लड़कियां अच्छे रिश्तों का इंतजार करती हो, तुम्हारे तेवर ही नहीं मिल रहे। क्या बुराई है रामिश में? वो तनक के बोला। शादी तो तुम्हें किसी न किसी से करनी है, फिर रामिश क्यों नहीं? अब के कदर नरम लहजे में दरियाफ्त हुआ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। इसे इस मौजूद पर इस पर बात करते हुए शर्म भी महसूस हो रही थी। मेरा सवाल अब भी वही है कि क्यों? वो इसे घूर रहा था। मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। इसके मुंह से निकल गया। इसका अंदाज गुस्सा दिलाने वाला था। वो कब तक ज़ब्त करती? तुम रामिश से इसलिए नहीं शादी कर सकती क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, है ना? वो सुनाटे में रह गई। वो फटी फटी आंखों से इसकी आंखों में देख रही थी। क़यामत नहीं आई थी, मगर इसे दरो दीवार घूमते महसूस हो रहे थे। जवाब दो। इसने तो कभी बेखुदी में भी इसका नाम नहीं लिया। वो इसे बेखबर समझती थी। वो बाखबर निकला। मिस सहरीना, मैंने आपसे कुछ पूछा है। बेखबर सर्द लहजा था। नज़रें वजूद की आर पार हो रही थी। इसे लगा कि अगर ये लम्हा बीत गया तो वो कभी इसे नज़रें मिलाकर बात ना कर सकेगी। मजरू अना से
इसे ताउम्र कसक में मुब्तला रखेगी। लम्हों में इसने मुंतशिर हवासों को काबू किया। इसकी काली आंखें इसकी बुरी आंखों में गड़ी थी। खुशगुमानी अच्छी चीज़ है मगर इस कदर नहीं। माना आप खुश लिबास खुश शक्ल है, गरूर का पूरा हक हासिल है आपको। आप बहुत सौ के मंजूर नज़र होंगे मगर मेरे नहीं है। रामिश से शादी से इनकार सिर्फ इसलिए हो कि अभी मेरा शादी का कोई मूड नहीं और आप जाने क्या समझ बैठे हैं। इसकी निगाहों में इस्तज़ा का रंग गहरा था। इत्माश से इन्हें से बगौर देखा। आप तक आने की वजह सिर्फ इस रिश्ते से इनकार था मगर आप न जाने क्या सोचे बैठे, जो मेरे लिए खासा हैरान कुन है। खैर ये आपका पर्सनल मैटर है, ओके। वो पलट गई, निगाहों के निश्तर लफ्ज़ों के गोले दाग कर रुकी नहीं। अगर रुक जाती तो शायद अपना भरम भी गंवा देती। बंदर आवाज़ से पुश लगा कर बेआवाज़ रो रही थी, अपनी बेकदरी पर, अपनी हरमा नसीबी पर। जिस शख्स को वो आती जाती सांसों के साथ चाहती रही वही इसकी ज़ात के पर खचे उड़ाने को तैयार था। इसकी आंखों ने इत्माश सही के ख्वाब देखे थे, वही शख्स इसे किसी और के सुपुर्द करने का ख्वाहा था। इत्माश सही, तुम्हें शौक चलाया ना दोस्त से रिश्तेदारी का। रिश्ता दर्द का कैसे बनता है ये तुम्हें अब मैं बताऊंगी। आंखें रगड़ते हुए इसकी जहनी कैफियत अच्छी नहीं थी। इसकी गैर मौजूदगी में सारे मौसम गुजर गए थे। एक इसके ना होने से मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मगर दिल के मौसम इंतज़ार पर आकर ठहर गया था। खौफ और धड़के ने कदम जमा लिए थे। वो हर बार इसे लौटाने पर इसरार करती तो वो हर बार समझाता, बल्कि अब तो नौशेरवा गजनवी को उस पर गुस्सा आने लगा था। नौशेरवा की क्लास फेलो की कज़न पाकिस्तान आई हुई थी जिसके हाथों इसने सबके लिए गिफ्ट्स भिजवाए। दिया को गिफ्ट से ज़्यादा पिंक लफाफे से दिलचस्पी थी जिस पर दिया का नाम लिखा था। नौशेरवा ने लफाफा बतौर ख़ास इसके लिए भेजा था। इसने लफाफा उठा लिया और अपने बेडरूम में चली गई। लफाफे से ढेर सारी तस्वीरें बरामद हुई। पिछले दिनों इसने फरमाइश की थी, नौशेरवा अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर भेजो, मैं देखना चाहती हूँ तुम में कुछ तब्दीली आई या अब नहीं वैसे ही हो। इसने हंसते हुए कहा, चंद माह और सब्र कर लो फिर तो रोज़ देखोगे। मगर मुसर थी तो इसने भेजने की हामी भर ली। कॉफ़ी कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स में दोनों बाएं फैलाए हुए हंसता मुस्कुराता खड़ा था। अगली तस्वीर में नेवी ब्लू सूट में वो बेहद प्यारा लग रहा था। अगली तस्वीर में नौशेरवा किसी लड़की के साथ खड़ा था। दोस्त हो सकती है। लड़की की खूबसूरती से खाइफ होते दिल के शोर को दबाकर इसने खुद को तसल्ली दी। एक तस्वीर में वो नौशेरवा का हाथ पकड़ थामे खड़ी थी। एक और तस्वीर में वो दोनों हाथ नौशेरवा की गर्दन में हमाइल किए हुए थी और नौशेरवा इसके चेहरे पर झुका हुआ था। एक और तस्वीर में नौशेरवा इसके जानों पर सर रखे लेटा हुआ था। हैं आकी चल रहा। दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। इसने झटके से सारी तस्वीरें फेंक दी। अंदर एक आग लगी हुई थी। इसकी आंखों में खून उतर है। वो इसकी बेवफाई पर चीख चीख कर रोना चाह रही थी मगर आंसू जम गए। नौशेरवा गजनवी का इमेज इस पूरी तरह टूटा कि वो साख्त रह गई। वैसे मेरी गल सुनो, एक ज़रा अक्ल लड़ा के गल इस्तेमाल, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर कि जे वो इस तरह का बंदा है तो उसने अपनी बेगैरती के सबूत तुम्हें खुद भेजने थे अपनी बीवी को। हैरत नहीं है? बहुत फेयर हो ना, हर कम डंके की चोट पर करने की आदी हो, इसलिए सब छुपाने की बजाय तुमने खुद सारी चीज़ें मुझे भेज दी। वो पागलों की तरह से ईमेल फ़ोन हर जगह तलाश करी थी मगर इसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। रोज़ अपनी खैरियत से आगाह करने वाला जाने कहाँ गुम हो गया था। दफ़ा कितने हो गया भाई उन्हें। तस्कीर की शादी इसके कज़न से होगी, वो ये गंडा चली गई। इसके दिल की बात दिल में ही रह गई। इसे मौका ही न मिला कि वो खुद पर बीत जाने वाला सानिया इसके गुश्तगुजार करती। इसे इत्मीनान से इसे चिढ़ हो गई थी। अमूमन वो इसका सामना करने से गुरेज करती। खाना साथ खाना मामूल था। मेज़ पर बैठती तो इसकी तरफ देखने से परहेज़ करती। रामिश के घर वाले आए बैठे थे। खाला इसकी राय पूछ रही थी। इस दिल का दर्द खटखटाना बेवकूफ़ी है जहाँ मोहब्बत भरे जज्बात ना हो। इत्मीनान से को भी इससे मोहब्बत नहीं थी तब तो बड़ी फ़राक दिली से रामिश को सौंप रहा था। इसने जानते बूझते आग से खेलना शुरू कर दिया। इसने रामिश के लिए हाँ कह दी। खाला कितनी देर इसका सर सीने से लगाए रोती रही। घर के लॉन में छोटी सी तकरीब में मंगनी की रस्म पूरी की गई। रामिश खूब चहक रहा था जबकि गुलाबी लहंगे, मैचिंग ज्वेलरी और लाइट पिंक मेकअप में इसका सोगवार हुसन हर निगाह को ठिठकने पर मजबूर कर रहा था। रामिश ने इसकी उंगली में रिंग पहनाकर रस्म मुकम्मल कर दी। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे, मगर मेरी इल्तिजा है तुझसे, इधर हमी में अपनी लगा कर दे। तुम्हें खबर हो कि ना हो, शायद तुम्हारी आंखों में वो असर है जो तेगो खंजर न कर सके, वो काम तेरी निगाह कर दे। किस कदर प्यारी लग रही थी वो। इसकी नज़रों में शाम का मंजर लहरा गया। कितना सोच था चेहरे पर। हुस्न मलाल के रंगों ने हर घड़ी तमाशदेही को ज्यादती का एहसास दिलाया। इसने दिल पर जबर करके फैसला किया था मगर अब दिल बगावत पर उतरा है। सहरीना के पहलू में बैठे रामिश से इसे जलन हो रही थी और इसी लम्हे इस पर खला कि वो किस कदर शदीद मोहब्बत करता है सहरीना से। हुन तो और फिटे मुँह तेरे थे बेगैरत। हुन तेन मोहब्बत का एहसास हो गया। एकदम कमरे में घुटन होने लगी। ताज़ा हवा में सांस लेने के ख्याल से इसने छत का रुख किया। आखिरी सीढ़ी पर इसके कदम ठिठक गए। मंडेर पर कोहनी टकाया हथेली में, चेहरा भरे पर गहरी सोच में मुस्तगरक थी। नजरों की तपश पे इसने चेहरा मोड़ के देखा। इसने इसकी तरफ कदम बढ़ा दी। इत्माश को परेशान भटकी रूह लगी। इसे अपनी तरफ आते देखकर वो उठ खड़ी हुई। मजीद कुछ कहे सुने बगैर वो जा चुकी थी। इत्माश देख की पेशानी पर लकीरों का जाल बिछ गया था। लाख लानत है तेरे थे। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चांद। हेलो कॉमरेड से ये किसके लिए गुनगुना रहे हो। वो वॉशरूम से गीले बाल रगड़ता बरामद हुआ तो आसिम ने बेसाख्ता इस्तफसार किया। सिर्फ एक ही के लिए गुनगुना सकता हूँ, किसी और के लिए गुनगुनाने की कोशिश भी की तो मुझे कत्ल कर देगी। नौशेरवा ने शरारत से कहा। आसिम की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी।
ڈرتے ہو؟ نہیں، پیار کرتا ہوں۔ بے حد مدلل اور مربوط انداز تھا آج۔ کتنے دنوں بعد دونوں پرسکون انداز میں گفتگو کر رہے تھے، ورنہ مہینوں سے جاری عذاب نے ان کے لبوں پر مسکراہٹ چھین لی تھی۔ نوشیروان تھینکس یار، اس مشکل گھڑی میں تم نے میرا جس طرح ساتھ دیا میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ عاصم ازہد ممنون تھا۔ 9/11 کے بعد امریکہ مسلم اسٹوڈنٹس کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، عاصم ان میں سے ایک تھا۔ ڈونٹ بی فارمل یار۔ بال بناتے وہ اسی قدر کہہ سکا، پھر وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرنے لگا۔ پچھلے دنوں عاصم پہ کچھ الزامات لگے تھے جس میں نوشیروان نے اس کی بھرپور مدد کی۔ صاحب پرسکون ہوئے تو اسے سب سے پہلے اسی کا خیال ہے۔ بھابھی سے کانٹیکٹ کرو۔ بیڈ پر دراز ہوتے عاصم نے استفسار کیا۔ گلو کلاسی کے بعد عاصم پرسکون تھا۔ مہینہ ہو چلا اسے رابطہ کیا، سیل بھی کھو گیا، ٹینشن میں وہ بے حد پریشان ہوگی۔ سوری یار میرے بھائی، عاصم ایک بار پھر نادم ہو گیا۔ دوستوں کو تھینکس اور سوری بولنا میری ڈکشنری میں نہیں، تم سے 1000 بار یہ بات کہی ہے۔ اوکے اچھا یہ بتاؤ، بہت محبت کرتی ہیں بھابھی تم سے؟ عاصم نے موضوع گفتگو بدل دیا۔ بڑی جذباتی اور شدت پسند ہے، ہر کام نفع نقصان سے بالا تر ہو کر کرتی ہے۔ یہ شعر اس پر صادق ہوتا ہے۔ محبت ہو تو بے حد ہو، جو نفرت ہو تو بے پایا، کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا۔ پہلا موقع تھا جب وہ عاصم سے دیا کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ وہ ای میل باکس کھول رہا تھا، دوستوں کے کتنے ای میل پڑے تھے، دفتر اس کے مسکراتے چہرے دیا کہ ای میل نے پل بھر میں کافی دنوں کی کثافت کا ازالہ کر دیا۔ اس کی نظریں سکرین پر بھاگ رہی تھی، دفتر مسکراتے لب سو کر کے آنکھوں کی رنگت بدلنے لگی۔ کسی انہونی سے دل دھڑک اٹھا۔ اس تحریر کو اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے ایک بار پھر پڑھا کہ شاید اس کی نظریں حرفوں کو پہچاننے میں غلطی کری ہیں، شاید کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، مگر وہ لائنوں کی مختصر سی وہی تھی جس نے دل پر برچھیاں چلا دی۔ نگاہوں میں جلن بھر دی، مٹھیاں بھینچ کر اس نے اشتعال سے ایک بار پھر سکرین کو دیکھا جہاں جلی حروف میں لکھا تھا، نوشیروان غزنوی، میں دیا شیراز بقائمی ہوش و حواس میں تم سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، مجھے طلاق دو۔ او مائی گاڈ، سیدھی طلاق مانگ لی؟ نہ کوئی صفائی منگی، نہ کچھ پوچھا، کچھ بھی نہیں، سیدھی طلاق مانگ لی۔ تھکی تھکی سی آس ہے، یہ دل بہت اداس ہے، کچھ تو درد راس ہے، یہ دل بہت اداس ہے، نڈھال یوں ہوئے کہ سب ضرورتیں ہی مر گئیں، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، یہ دل بہت اداس ہے، عجیب طرح کے وسوسوں میں گھر گئی ہے زندگی، امید ہے نہ آس ہے، یہ دل بہت اداس ہے۔ دن بڑے بے کیف اور بوجھل گزر رہے تھے، اسے خود غرضی کا احساس اپنے جوبن پر ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس بھری دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، ماں باپ جیسی انمول ہستی قدرت نے چھین لی، رہ گی بہن تو وہ سسرال کے باعث مجبور تھی، روز اسلام آباد جا سکتی تھی، نہ وہ ملنے آ سکتی تھی، تسخیر بھی اتنی دور جا بسی کہ وہ اسے شریک غم نہیں کر سکتی تھی، خالہ ہی تھی مگر وہ خالہ کے سامنے اتماش سے کی برائی نہیں کر سکتی تھی، نہیں بتا سکتی تھی کہ آپ کے بیٹے نے چاہنے کی بہت کڑی سزا دی ہے، میں نے چاہت کے پھول نہیں مانگے تھے، پھر نخلستان کیوں میرے نام کر دیا، میں نے کوئی ناقابل تلافی جرم تو نہیں کیا، پھر وہ شخص مجھے کیوں عمر قید کی سزا دے رہا ہے، فقط اس لیے کہ میں اسے بوجھ لگتی ہوں، اسے اپنے گھر میں میرا وجود برداشت نہیں ہو رہا، کیا کمی ہے مجھ میں جو وہ میری طرف نہیں دیکھتا، کیوں اپنے دوست سے نتھی کر رہا ہے؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات کسی کے پاس نہیں تھے۔ اندر کے شور سے تنگ آ کر واک پر نکل آئی، وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہ تھا۔ بلیک پجارو کب اس کے سامنے آ رکی، کب اس میں سے رامش نکل کے اس تک آئے، اسے کچھ محسوس نہ ہو۔ میں نے کہا منگیتر صاحبہ رکیے، اب کہ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کے قدم میں کان کے انداز میں تھم گئے۔ کب سے آواز دے رہا ہوں مگر تم ہو کے، خیر آج میں کچھ اور بھی مانگ لیتا تو وہ بھی مل جاتا۔ وہ پرشوق نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے گویا وہ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ کہاں جانا ہے، آؤ میں ڈراپ کر دوں۔ رامش اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کی جسارت پر وہ کوئی سخت جملہ کہنے والی تھی جب سلور کرے گاڑی ان کے قریب آ رکی، اس میں سے اتماش سے ہی برآمد ہوا۔ رامش تم یہاں؟ سہرینا نے واضح طور پر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتے محسوس کیا۔ اس کی نظریں رامش کے ہاتھ میں تھی جس میں سہرینا کی گلائی تھی۔ گھر آ رہا تھا، منگیتر صاحبہ سڑکوں پر مٹر گشت کرتی مل گئی تو انہیں کا ہو کر رہ گیا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، سچے دل کی مراد بھر آتی ہے، میں بھی سہرینا سے ملنے آ رہا تھا۔ اتماش سے انہیں بے ساختہ پہلو بدلا، جانے کیوں سہرینا کو وہ سخت بے چین لگا، شاید اس لیے کہ رامش نے اب تک اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ گھر چلو، اس نے بادل ناخواستہ کہا، میں سہرینا کو لینے آیا تھا، ساتھ ڈنر کا پروگرام ہے، یہی مل گئی تو اب گھر جا کر کیا کروں گا، اجازت ہے میں سہرینا کو لے جاؤں؟ رامش استفسار کر رہا تھا۔ اتماش سے کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، اسے رامش کے استحقاق سے بولنا اور خواہش کا اظہار کرنا دونوں برا لگا تھا۔ ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تیار ہوں، چلیں۔ اتماش سے پہلے سہرینا بول پڑی۔ اتماش دہی سے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا جبکہ وہ رامش اس سے مسافہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گئے، اس سے پہلے کہ اس نے سہرینا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ خالہ سے کہہ دیجیے کہ واپسی میں دیر ہو جائے گی تو فکر نہ کرے، رامش مجھے ڈراپ کر دیں گے، آخر کو منگیتے نا میرے۔ اس کی طرف مڑ کر اس نے بے حد سرد لہجے میں اتماش دہی کے گوش گزار کیا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اتماش دہی کسی بت کی طرح سڑک پر استارا تھا، سہرینا کا عمل سے ٹھٹکا گیا۔ تیرے وغیرہ نہ ہونا یہی چاہیے، تماش بینا بدلے ہیں وہ تو اس کا گلہ کس سے کیجیے، پہلے سے خوش مزاج تو ہم بھی نہیں رہے۔ نوشیروان غزنوی نے فوراً سے فون کیا۔ ہیلو بھائی کیسے ہو؟ کال جیا نے ریسیو کی۔ دیا سے بات کرو۔ نوشیروان کے عجیب انداز پر غور کرتی وہ دیا کے کمرے میں چلی ہے، وہ کینوس پر رنگ اور برش سے کھیل رہی تھی۔ دیا بھائی کی کال ہے، جیا نے آواز دی مگر اس نے شاید سنا نہیں، تب وہ اس کے سر پر آ کر چیخی، دیا نوشیروان بھائی کی کال ہے، کہہ دو میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ واٹ؟ جیا حیران ہوئی، اس کا تو خیال تھا کہ نوشیروان کی کال کا سنتے وہ ہمیشہ کی طرح دوڑ لگا دے گی۔ اس کا پرسکون انداز سے بے سکون کرنے لگا۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ وہ ایک بار پھر بولی۔ بہری نہیں ہوں، جا کر اپنے بھائی سے کہہ دو کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، سرد لہجے میں لفظ چبا چبا کر ادا کی۔ تمہارا دماغ تو خراب ہو گیا شاید،
जिया को गुस्सा आ गया, वो होल्ड पे था, सो फ़ोन तक आई। भाई वो दिया घर पे नहीं है। इसे हकीकतन दोनों का अंदाज समझने है। इसे कहो कि भागने की बजाय सामना करना सीखे, और मज़ीद कहना कि इसने जिस चीज़ की फरमाइश की मैं मरकर भी पूरी नहीं करूँगा। जिया हैरत की तफसीर बन गई। दिया के अजीब अंदाज और नौशेरमा के मुबहम जुमलों ने इसे चकरा के रख दिया। दूसरी तरफ नौशेरमा गज़नवी सख्त हिसाब में था। एक हफ्ते बाद इसके फाइनल एग्जाम से, वरना जाकर इसका दिमाग तो ज़रूर ठिकाने लगा देता। लेकिन अब सब छोड़कर जाता तो 2 साल की मेहनत मट्टी में मिल जाती। आखिरी पेपर के अगले रोज़ इसने सीट कन्फर्म करवा ली। इतनी जल्दी? हमारा इरादा तो वर्ल्ड टूर का था। आसिम इसकी जल्दबाजी पर हैरान था। प्रोग्राम के मुताबिक वर्ल्ड टूर के बाद दोनों का पाकिस्तान साथ जाने का इरादा था, मगर वो अकेला ही जा रहा था। आई एम सॉरी यार, फिर कभी। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त और रूममेट साबित हुए। अपनी शादी में बुलाना मत भूलना, मुझे भाभी से मिलने का बहुत इश्तियाक है। इसके जिक्र से पहली बार इसे अपने साथ तनाव का शिकार होते महसूस हुए। फिर अक्सर ही रामिश घर आने लगा, और रोज़ ही से रीना इसके साथ कहीं घूमने निकल जाती। खाला से दबे लफ्ज़ों में समझाना चाहा, मगर रामिश ने इन्हें मॉडर्न दौर कहकर खामोश कर दिया। ये सब कुछ इत्माश को बुरा लगता था। बात तो पहले भी पराया नाम होती, मगर अब तो वो इसकी सूरत देखने की भी रवादार ना थी। ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट में फ्रेश मूड के साथ वो गुनगुनाते हुए सीढ़ियाँ तय कर रहा था। अंदाज बता रहा था कहीं जाने की तैयारी है, मगर वो आखिरी सीढ़ी पर खड़ा रह गया। हैरत ने इसे पत्थर का कर दिया। सिमटी सिमटाई से रीना खान एक अलग ही रूप में इसके सामने थी। ब्लैक स्टाइलिश ट्राउज़र सूट में वो बेहद मॉडर्न लग रही थी। हमरंग पर्स चिल्लाते वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सेरीना खान की मौजूदा हुलिये को कबूल करने से दुश्वार लग रहा था। कहाँ प्रिंटेड सूट में लापरवाह रहने वाली सेरीना खान, और कहाँ नोक पलक संवारने सेरीना खान, जिसने जान लिया कि वो कितनी पुरकशिश है। कुदरती लंबे बाल कट के थे और अब हनी कलर लेयर शोल्डर्स पर लहरा रहे थे। इत्माश सही से यूँ देख रहा था जैसे वो कोई दूसरी लड़की हो। सेरीना खान को इसके पास से गुजर कर ऊपर जाना था। वो अनजान बनकर गुजरने लगी। रात के 11 बजे कहाँ से आमद हो रही है? इसकी लाताल्लुकी सुलगा गई। इसने यूँ चौंक कर देखा जैसे कोई नाखुशगवार बात होगी। ये रामिश के साथ गई थी? जवाब न पाकर सर्द लहजे में दोबारा इस्तफसार किया। अपने मंगेतर के साथ गई थी। आंखों में आंखें डाले गोया भी, लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। इसकी जान जल गई। सेरीना का अंदाजे से किसी तो और हजम नहीं हो रहा था। जी चाहता था कि हश्र कर दे इसका। किससे पूछ कर गई थी? मैं यतीम हूँ, मेरा अपना कोई नहीं, तो किससे पूछ कर जाती? खाला को बता कर गई थी। इसकी लापरवाही काबिल दीद थी। इसका ज़बत जवाब देने लगा। तुम रामिश से बाहर मिलने से परहेज़ करो। अंदाज तनबीही था। खासे कंजर्वेटिव माइंड है आप। वो मेरा मंगेतर है, मैं इससे कहीं भी मिल हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये ज़िंदगी मेरी है। प्राय मेहरबानी आप आइंदा मेरे पर्सनल्स में इंटरफेयर करने से गुरेज करें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर कोई मेरे पर्सनल अफेयर में राय दे। बेहद कड़वे लहजे में वो गोया भी इसका सर्द लहजा इत्माश से को अंदर तक फ्रीज कर गया। कल की डरी सहमी डरपोक सी सेरीना खान, जिससे नजरें नहीं मिलाती थी, आज आंखों में आंखें डाले बेखौफी से अपनी नापसंदीदी का इजहार कर रही थी। इत्माश से की आंखों में गहरी उलझन और चेहरे पर सोच की परछाइयाँ इसके इस तरह आपको जाहिर कर रही थी। खून भुगतो इत्माश साहब। नौशेरमा की सरप्राइजिंग आमद पे सभी खुश थे, इलावा दिया के। वो इस धोखेबाज फरेबी याश शख्स की सूरत देखने की रवादार नहीं थी। 2 दिन हो गए थे इसे आए, मगर इसने इसका सामना नहीं किया। यहाँ तक कि खाना तक खाने कमरे से नहीं निकलती। घर में मिलने वालों का तांता बंधा हुआ था। जब से आया दिया नजर नहीं आई। सवाल पर मामा ने शर्मसार लहजे में कहा, ये लड़की आज तक मेरी समझ में नहीं आई। हर कल जुदा है इसकी। पहले तो लोगों के बीच बैठ जाती थी, आजकल तो कमरा नशीन हो गई। इसके लब भेज के थे। घर के तमाम अफराद इनके दरमियान मौजूद सर्द जंग को भांप के थे। अगर किसी ने कुरेदा नहीं था तो वो इंतजार में थे कि वो दोनों खुद ही टेंशन की वजह बताएं। चाय की शदीद तलब हो रही थी। घर में छाई खामोशी से इस बात का ऐलान करी थी कि सब आराम की घर से कमरे में जा चुके। किचन में जाकर वो चुपके से चाय बनाकर पिज़्ज़ा गर्म कर लाई। ट्रे मेज़ पर रखकर दरवाज़ा बंद करने मुड़ी थी कि जब किसी ने झटके से दरवाज़ा धकेला। वो जिस पोजीशन में थी इसी में जम गई। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए इसके सर पर खड़ा था। बारू से खींच कर इसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। क्या खुराफात लिखी थी तुमने? इसकी कुसीली निगाहों से एक पल को खौफ भी महसूस हुआ, मगर अगले पल खुद एतमादी से बोली, उर्दू ज़ुबान लिखी थी। ये तुम्हारी नज़र में खुराफात कैसे होगी? मैं ज़ुबान की नहीं, मफ़हूम की बात कर रहा हूँ। इसकी नज़रें दिया शराज के चेहरे पर भटक रही थी। कितने महीनों बाद वह इसके करीब थी, मगर किस कदर दूर लग रही थी। तुम्हारी उर्दू तो बड़ी अच्छी है, मफ़हूम तो समझ ही गए होगे तुम। झटके से बाजू छुड़ाया। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मुझे 2 दिन हो गए आए, मगर तुमने शक्ल नहीं दिखाई। शिकवा फिसल गया। वो इसकी हरकत को नादानी जानकर दरगुजर करना चाहता था, क्योंकि वो इससे शदीद मोहब्बत करता था। मैं हर अरे गहरे को शक्ल नहीं दिखाती। वो बदतमीजी से गोया हुआ इसका अंदाज देखकर नौशेरमा को अफसोस हो रहा था इतने दिनों की दूरी पर। इसने हर पल यही सोचा कि जब वो मिलेंगे तो मंजर देखने वाला होगा, मगर जो बीत रहा था वो तवक्का से बाहर था। मैं तुम्हारा शरई महरम हूँ, इसे याद दिलाया। थे भी हो जाओगे। इसके प्यार भरे अंदाज का इस पर मुतल्लक असर न हुआ। क्या किसी और पे दिल आ गया? झटके से इसका रुख अपनी तरफ की ऐसी बात करके इसे खुद तकलीफ हुई थी। अपनी ज़ात दागदार हो तो दूसरे की भी दागदार दिखती है। छोड़ो मुझे, घिन आ रही है मुझे तुम्हारे वजूद से। इसका हाथ सूरत से इसके बाजू से हट गया। इसके लहजे ने पस्ती में धकेल दिया। इसे अपना वजूद तफन ज़दा लगा। क्या बुराई देख ली तुमने मुझ में? लहजा जख्मी था। दिया के लफ्ज़ों ने कंचुरी का रूप धार कर इसे जख्मी कर दिया। मोहब्बत करने वाला शख्स सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर किरदार पर वार कभी नहीं। इसे अपनी ज़ात का मान गरूर जाता लगा। मुझे तुमसे नफ़रत है नौशेरमा गज़नवी। निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम मुझे तलाक दे रहे हो या मैं खुला का केस दायर करूँ? कोई लिहाज कोई मरवत लहजे में नहीं थी। वो जिस दिया को अलविदा करके गया था ये तो वो थी ही नहीं। तुम जब तक मुझे इस फैसले की वजह नहीं बताओगी मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं, कमरे से निकलता चला गया। ढटाई की इंतहा है।
सुलगते हुए वो गर्म चाय हलक में अंडेल रही थी। तलान तीए तू भी दस दे, मूँह ते मूँह सारी गल क्लीयर कर लो। ਐਵੇਂ ਹੀ अपने ना शोशा दे विच वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता, वो बदगुमां है तो 100 बार आजमाए मुझे। सेरीना खान की मौजूदा रविश ने इत्माश सई को तफक्कर में मुब्तला कर दिया। इसने इसका भला चाहा था मगर वो खुद अपनी दुश्मन बन बैठी थी। रामी से इसकी दोस्ती ज़्यादा पुरानी नहीं थी, वो स्टेटस, एजुकेशन, शक्ल सूरत हर लिहाज से सेरीना खान को सूट करता था। जब रामिश ने सेरीना के लिए प्रपोजल दिया तो उसने खुशी का इजहार किया। वो सेरीना खान से मोहब्बत करता था, और मोहब्बत तो वही है जिसमें मोहब्बत की खुशियों का गुलिस्तान खिला रहे। अपनी खुशियों से नज़र हटाकर इसने वही किया जिसमें सेरीना खान की भलाई थी, लेकिन सेरीना खान ने इस फैसले से बैर बांध लिया। इससे दिन ब दिन इसमें खिल रहा था कि इसने जिसकी खुशी का सामान करने को दिल की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं वो नाखुश है, बगावत कर बैठी है। वो किचन में थी, तभी इत्माश से किचन में दाखिल हुआ। तुम आज के बाद रामिश से नहीं मिलोगी, सख्त लहजे में गोया था। अनसुनी कि वो अपने काम में मशगूल रही। वो इसे बगौर देख रहा था। काही ग्रीन सूट में रशियन सलाद बना रही थी। तुमने सुना मैंने क्या कहा? इसके बेगाने अंदाज पे तो वो तवे पर जा बैठा। सुन लिया, अल्लाह ने 2 कान इसलिए दिए कि एक से सुनकर दूसरे से निकाल दूँ। मेरी तनबीह आंचल से बांध लो, आज के बाद मैं तुम्हें रामिश के साथ ना देखूं। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? इसका अंदाज किसी तरह हजम नहीं हो रहा था। वो शेल्फ पर रखकर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट से जाकर इसकी तरफ मुड़ी। मुझे तो आपकी दिमागी हालत पर शुबा है। आप जहन पर जोर डालें तो शायद आपको याद आ जाए कि मेरी ज़िंदगी में रामिश को दाखिल आपने खुद किया। हम में से कोई भी राज़ी नहीं था अलावा आपके। फिर अब जब कि वो मेरा मंगेतर है तो मैं इससे फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करूँ, डेट मारूँ, तो इसमें आपका क्या जा रहा है? आपको क्या प्रॉब्लम है? बेहद सर्द लहजा था। ये मेरी ज़िंदगी है मिस्टर इत्माश सही, मैं इसे जिससे चाहूँ गुजारूँ। आपको ऐसा कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं कि आप मुझसे अपने अहकामात सादिर करें और मुझसे उम्मीद रखें कि मैं इन अहकामात की पैरवी करूँगी। जब दिल चाहा मेरी ज़िंदगी में किसी अनजान बंदे को दाखिल करवा दिया, जब दिल चाहा मुझे से अलग होने का हुक्म देने आ गए हैं। आप मुझे समझते क्या हैं खुद को? वो बेहद मुश्तिल हो कि इसका खून खौल उठाता था। जब भी वो इसे नजर आता था, अब भी वो इसने खुद बात शुरू की तो वो खुद को रोक ना पाई। शायद ये बहस तूल पकड़ जाती, मगर हालांकि बरवकत आमन ने दोनों को मोर्चा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इत्माश से ही बालों में उंगलियां फंसाए सोच रहा था कि इसने कहाँ गलती की। जिन्हें तो बगैर ती मार के किते हो रिश्ता कराया, उत्थे गलती की थी। मेरे को पूछ, मैं बैठी हाँ तन दसन वास्ते। इश्क करना है तो दिन रात इसे सोचना है, और कुछ जहन में आया तो खसारा होगा। नौशेरवा गजनवी की आमद की खुशी में ताई ने घर के लॉन में पार्टी रखी थी। खानदान, दोस्त, अहबाब तकरीबन सभी जमा थे। नौशेरवा गजनवी कजन्स के दरमियान गिरा था, मगर ध्यान इसी सितम घर के गिर्द घूम रहा था। ताई ने इसकी खूब क्लास ली थी, तभी से तैयार होना पड़ा, मगर बाहर जाने की बजाय पैर लटकाए वो बेड पर बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेदिली से देखने लगी। पट थे खेल के कोई अंदर आए। रोमांस की खुशबू ने पल भर में कमरे का हाथा कर लिया। सूटेड बूटेड नौशेरवा गजनवी बुला कर हैंडसम लग रहा था। इसकी नज़रें दीवार पर आवेज़ा अपनी पेंटिंग पर थी। लाख कोशिश की थी इसने, मगर जाने की सारी तस्वीरें चाहने के बावजूद निकाल कर फेंक न सकी। अपना शेरवा गजनवी की नज़रें तस्वीरें देखकर वो उंगलियां झटकाने लगी। आसार तो यही बता रहे हैं मुस्तकबिल करीब में कि तुम नामवर आर्टिस्ट बन जाओगे। मैं ज़बरदस्ती एग्जीबिशन मेरी मानो तो एक ज़बरदस्ती एग्जीबिशन करवा लो। वो यूँ गोया था जैसे इनके बहन कुछ हुआ ही ना हो। चुप रही तो वो इसके साथ बैठ गया। वो बिदक कर पीछे हुई। तुम बाहर क्यों नहीं आई, हालांकि तैयार भी हो? इसके अंदाज से बिल्कुल जाहिर नहीं था कि वो इससे खफा है। मुझसे कोई गलती नहीं हो गई है? दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। गलती तो 2 साल पहले मुझसे हुई थी, इसी का खमियाजा भुगत रही हूँ। लगता है तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाने को रुखसती जल्द से जल्द करवाना पड़ेगी। इसका ज़बत जवाब दे गया। वो दरगुजर से काम ले रहा था और इसके मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। कोई प्रॉब्लम थी तो डिस्कस कर लेती, मगर वो तो नफरत का बरमला इजहार करी थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि तकलीफ जड़ी है तेन दस, डिस्कस कर ला। रुखसती का ख्याल भी दिल से निकाल दो। नौशेरवा गजनवी वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास जा खड़ी हुई और बालों में ब्रश करने लगी। मैं किसी की उतरन नहीं पहनती, तुम तो फिर इंसान हो। वो बफर के रिश्ते का मतलब क्या तुम्हारा? बोलो, जवाब दो। इसने से बुरी तरह झंझोड़ा। जब तुम मुझे छूते हो ना, तब मुझे लगता है कि मुझ पर चूंटियाँ रेंग रही हैं। अहानत के एहसास से इसका रवा रवा सुलग उठा। इसने धक्का देकर इसे बेड पर गिरा दिया। मैं कभी अपनी ज़ात से मुतल्लिक तुम्हें सफाई नहीं दूंगा। तुम्हें एतबार करना है तो करो, वरना यूं ही गुजरी जाएगी। तुम मेरी ज़िंदगी का एक पल नहीं हासिल हो जिसे मैं किसी सूरत ला हासिल नहीं होने दूंगा। हमारे दरमियान मौजूद रिश्ता तुम्हारे लिए मजाक होगा, मगर मेरी जीस्त का अनवान है। मैं तुमसे दस्तबरदार किसी सूरत नहीं हो सकता। तुम मुझसे अलग होने का ख्याल भी दिल से निकाल दो तो अच्छा है। दरवाज़ा धमाके से बंद करके वो जा चुका था। ये मोहब्बत थी, इस्तेहकाक था, ये हुक्म। वो उलझ की, फिर सर झटक कर मामा की तरफ मुतवज्जो हुई जो इसे खशमगी निगाहों से घूर रही थी। इनकी नाराज़गी से बचने के लिए वो इनके पीछे चली कि लॉन के चकाचौंध ने आंखें चंधिया दी। ज़रा आगे जाके इसकी नज़रें इसी पर टिक गई। वो किसी लड़की के साथ खड़ा पार्टी बिगाड़ रहा था। दफ्तर इसका वजूद शोलों में घिर गया। वो तस्वीर वाली लड़की थी। नौशेरवा गजनवी, कितने दोगले हो तुम। वो लब काट के रह गई। बज़ाहिर कुछ नहीं हुआ था, मगर इसके अंदर बहुत टूट फूट हुई थी। इसे इस माहौल से वहशत होने लगी। नौशेरवा गजनवी, पूरे खलूस से चाहा था मैंने तुम्हें, मगर अफसोस तुम भी इन्हीं में से निकले जो मोहब्बत की लाश नहीं रख पाते। सुलगते जहन से इसने सोचा था। इसने बिलाल को नौशेरवा की तरफ आते देखा तो फिर वो अपने साथ खींचता ले गया। वो भी जवेरिया के पास जाकर बैठ गई। प्लीज़ कज़न्स, फिर कभी सभी से गाने को फोर्स कर रहे थे। वो इनकार कर रहा था। शाम तो बहुत हसीन है, फिर मूड क्यों नहीं है हो रहा है?
اس کے مسلسل انکار پر دیا چپتے لہجے میں بولی۔ نوشیروہ غزنوی آنکھوں میں الجھن لیے ناسمجھ انداز میں بالوں میں انگلیاں چلا کے رہ گیا۔ اس ستمگر کا اصرار وہ کیوں کا نظر انداز کر دیتا؟ گٹار کے تار چھیڑتے نظر دیا پر جمائے دل کی بات کو لبوں سے ادا کرنے لگا۔ قریب آؤ کہ دوری سہی جائے نہیں اب اور، پیاس سی ہوں دل میں جگا کر دور جاؤ نہیں اب اور۔ ماحول سحر زدہ ہو گیا، سبھی محویت سے اسے سن رہے تھے۔ دیا کے اندر دھڑا دھڑ کچھ چل رہا تھا کہ نوشیروہ غزنوی ہنس پہ حال گویا تھا۔ یہ جانتے ہی نہیں ہم کہ ہم سے روٹھے ہو کیوں، بدل نہ جائے کہیں موسم، راہیں بدلو نہ یوں، یوں ہی چاہوں گا ہمیشہ تمہیں تمہاری قسم، قریب آؤ کہ دوری سہی جائے نہ اب اور۔ اس کھڑی اس لمحے اس ساتھ سے دامن چھڑانا مشکل ہو گیا۔ دیا کا دل کوٹلانے لگا، اپنے نقصان پر زور زور سے رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی آرزوؤں کی کھنک بہت واضح تھی۔ اجنبی لڑکی محبت بھری نگاہیں نوشیروہ پر جمائے جیسے قربان ہوئی جا رہی تھی۔ ضابط بحال ہو رہا تھا، آنسوؤں کے جوشش کو روکتی وہ اندر کی طرف بھاگی، وہ راہ میں آ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ حقیقتاً اس کی دگرگو حالت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ بتاتی بھی تو نہیں تھی۔ ہٹو سامنے سے، وہ گڈرائی۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ کوئی سخت جواب دیتے لگی تھی جب وہ لڑکی ان تک آئی۔ میں چلتی ہوں نوشیروہ۔ دونوں کو سخت سے تون سے گھورتی دیا تیزی سے نکل گئی۔ سر کے پیچھے کے بال انگلیوں میں جکڑے وہ خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ نہیں ہے کوئی رشتہ تجھ سے، جتنی امیدیں ہیں وابستہ میں تنہا تجھ سے۔ یہ الگ بات تجھے ٹوٹ کے چاہا، لیکن دل میں مایا نے کچھ بھی نہیں چاہا تجھ سے۔ اس کے سجدے طویل ہو گئے تھے، وہ دل کی نگری سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتی تھی۔ اتماش زئی کو ستانے کے لیے خود پر جبر کری تھی، خود ترسینے سے خود سے انتقام لینے پر مجبور کر دیا۔ اسے اتماش زئی کو چاہا کوئی گناہ نہیں کیا، جس کی برداشت میں اتماش زئی نے اس کے سر پر رامش کو مسلط کر دیا۔ وہ اپنے وجود کی چھاؤں اس کے نام نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے ثواب بٹورنے کو رامش کو آگے کیوں کر دیا؟ اس کی دلی حالت سے آگاہ ہونے کے باوجود اس نے کانٹوں پر اس راگ گزر اس کے نام کیوں کر دی؟ اسے بے حد نفرت محسوس ہوتی تھی اتماش زئی سے، تبھی وہ ہر وہ کام کرتی جسے وہ چڑھتا تھا۔ ان دنوں اس نے اپنے نفع نقصان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ اسے اتماش کو تنگ کر کے سکون ملتا، جس طرح وہ دن رات سلگتی تھی، چاہتی تھی وہ بھی اسی آگ میں جلے۔ ماما سہرینا کا ہے؟ آفس سے آتا استفسار ہوا۔ ان دنوں وہ اس کے معاملے میں بے حد ٹچی ہو گیا تھا۔ اس کی ہر دم اسی پر نظر تھی، جلدی وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ رامش آیا تھا، اصرار کر کے اپنے گھر لے گیا کہ شادی سے پہلے گھر کی سیٹنگ اور کلر وغیرہ ڈسکس کرنا ہے۔ آپ نے جانے کیوں دیا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا پل بھر میں اعصاب کھینچ کے۔ اسے سہرینا پر بے تحاشا غصہ ہے۔ کتنی بار اس نے رامش سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، مگر وہ ٹھیک ٹھاک بدلحاظ ہو گئی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے۔ تم نے رامش کا بکھیڑا پھیلایا اور اب تم ہی سے کھینچے کھینچے نظر آتے ہو۔ سہرینا الگ ہی تم سے ہم سے دور ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں کسے کیا کہوں؟ خالہ بے چارگی سے گویا تھی۔ ان کی شاکی نظروں سے نگاہیں چڑھا کر وہ گاڑی نکالنے لگا۔ رامش اسے گھر لایا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلی ہے کہ آج کل وہ ہر سود و زیاں سے ماورا سوچتی تھی۔ یہاں آتے بھی اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کی غیر موجودگی پر وہ چراغ پا ہو جائے گا، مگر اب رامش کے ساتھ آ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے۔ رامش کیسا اسے خبر نہیں تھی؟ خبر اس وقت ہوتی جب اسے اہمیت دیتی، وہ اس کے بارے میں سوچتی۔ اس کے ذہن و دل پہ تو ہمہ وقت ایک ہی شخص آکٹوپس کی طرح چمٹا رہتا، جو اسے اپنا رکھتا، نہ اسے اپنا رکھتا نہ کسی اور کا ہونے دیتا تھا۔ جنوں کی دوڑ میں شامل ہو کر اس لمحے سے لگ رہا تھا کہ اسے رامش کے ساتھ گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ گھر پہ ملازم کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تنہائی سے گھبرا کر اس نے رامش کو واپس چلنے کا کہا۔ چلیں گے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ رامش کا انداز و نگاہیں سے خطرے کا سگنل دے رہی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے، اور جب بدترین خدشات کی نشاندہی ہوئی تو وہ چیخ پڑی، یہ کیا حرکت ہے؟ ملن شادی سے پہلے ہو یا بعد میں، ہماری کلاس میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ رامش کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف بڑھا، وہ سرعت سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر رامش اس سے پہلے دروازے تک پہنچ گیا۔ ڈونٹ بی سلی سویٹی۔ وہ اس وقت ایک بھیڑیا لگ رہا تھا جسے چیٹ پھاڑنے کو بے تاب نظر آ رہا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، دروازہ کسی نے پوری قوت سے دھکیلا۔ رامش کی پشت دروازے کی طرف تھی، اسے زور کا دھکا لگا۔ بری طرح روتی سے رینا کلین پر گرا دوپٹہ اتماش زئی کو تیش دلانے کو کافی تھا۔ رامش سچویشن سے گھبرا گیا، اپنی بدنیتی پر پردہ بھی نہ ڈال سکتا تھا کہ اس نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اتماش زئی نے اس کی جیب بھر کے پٹائی کی۔ عیش و عشرت میں پلا رامش بے ہوش ہو کر گر پڑا، وہ خوفزدہ دیوار سے چپکی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ حواس طلب کرنے کو کافی تھا۔ اتماش زئی نے دوپٹہ اٹھایا، رشتہ کا ہے، وہ دکھ کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ نظر چرا کر اس نے دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا۔ بنا کچھ کہے اس کی ہتھیلی اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے وہ آگے چل رہا تھا، وہ غائب دماغی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اگر وہ بروقت نہ آتا تو آج وہ ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہو جاتی۔ ضبط کے بند ٹوٹ کے کار میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ شرمندہ تھا، اسے ڈرائیو کرنا مشکل ترین فعل لگ رہا تھا۔ سہرینا، اس نے گود میں دھرے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ اگر آپ نے کچھ کہا تو میں کار سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کی دھمکی سے چپ کر آگے راستہ پر خاموش رہی۔ گاڑی رکنے پر مندر کی طرف چلتی۔ سہرینا، اسے تیزی سے گزرتے دیکھ خالہ نے آواز دی۔ وہ ابھی تک جائے نماز پہ بیٹھی تھی، وہ انسنی کے رخسار رگڑتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ کیا ہوا سہرینا کو؟ اندر آتے اتماش زئی سے انہوں نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ مزمل اعصاب کے ساتھ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اتماش، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ خالہ کو انجانا خوف پہ قرار کر رہا تھا۔ اس کی دگرگو حالت اتماش کی خاموشی نے ڈرا رہی تھی۔ ان سے کچھ چھپانا فضول تھا، وہ دھیرے دھیرے اپنے غلط انتخاب کا پردہ چاک کرتا گیا۔ خالہ کا ہاتھ اٹھا تھا، اتماش زئی ساخت ہو گیا۔ دوسرے سائڈ تے وچ چانڈ مار، دو ادھر تے دو ادھر۔
खाला तो दूसरा थप्पड़ भी दे मारती, मगर खालू ने आकर इन्हें थाम लिया। होश में तो हो, क्या कर रही हो? सब इसी के बाइस हो। मैंने कितना कहा रामिश सेरीना के लायक नहीं है, मैं इसे तुम्हारी दुल्हन बनाने के ख्वाब देखती आई हूँ, मगर इसने मेरी एक ना सुनी। और आज इसे देर हो जाती, मैं मरहुमा बहन को क्या जवाब देती? मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इल्तमाश। खाला बेकरारी से बोल रही थी। वो सर झुकाए जूते की टो से ज़मीन की लकीरें बना रहा था। अपने फैसले की बदसूरती का इसे एहसास अच्छी तरह हो गया था। डुब के मरना के चुल्लू भर पानी च गटरां दे पानी च किते जाके डुब के मर जा। सब मरहले वफा के जफा के सपुर्द हैं, वो दीप क्या जले जो हवा के सपुर्द हैं। इसने भी अपनी जिद ना छोड़ी किसी तरह। हम क्या करें कि हम भी अना के सपुर्द हैं। इस वक्त सब लाउंज में बराजमान थे। तब दादा जान ने इसे बुलाकर रुखसती की बात की और इसने बड़े आराम से इनकार कर दिया। तमाम बड़े अंगश्ते बंदार रह गए। वो सबको मुतहैयर छोड़कर अपने कमरे में चली गई। वो सख्त गुस्से में इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? और तुम्हें शर्म नहीं आती अय्याशी करते हुए? जवाबन कड़े लहजे में सवाल किया। इसका सवाल ताजियाना बनकर लगा। बफर कर इसने इसके शाने झंझोड़ दिए। कहाँ देखा तुमने मुझे अय्याशी करते? और शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने शौहर पर ऐसे बेहुदा इल्ज़ाम लगाते हुए। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। इसने झटके से इसके हाथ हटाए, दराज तक गई और तमाम तस्वीरें निकाल लाई। अपनी मनगोहों को ऐसी शर्मनाक तस्वीरें भेजते हुए तुम्हें शर्म, तुम्हारी शर्म कहाँ जा सोई थी? वो तस्वीरें बैठ पर फेंक कर चीख रही थी। तस्वीरें देखकर नौशेरमा गजनवी का चेहरा लहू रंग हो गया। वो इस फ़कत वकास का सानिया समझता रहा। वो तो यही समझे बैठा था कि वो दूरी से बदगुमान है, मगर ये तस्वीरें तो एक और कहानी सुना रही थी। वैसे बराबर बुरा भला बोल रही थी। मेरे साथ चलो। वो बेहद संजीदा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, वो तड़क कर बोली, मगर इसने इसका हाथ थाम लिया और ज़बरदस्ती बाहर लाया। अंदर एक आग लगी हुई थी। इसने इसे गाड़ी के अंदर धकेल दिया। तुम जैसा घटिया इंसान इस रुए ज़मीन पर दूसरा नहीं होगा। वो मुसलसल बोल रही थी। वो खामोशी से रैश ड्राइव कर रहा था। गाड़ी एक सफ़ेद बंगले के दरवाजे पर रुकी। मैम है? चौकीदार के हाँ कहने पर इसने अपना तारुफ करवाया। चौकीदार ने चंद साने बाद दरवाज़ा खोल दिया। लड़की लॉन में मिल गई। गाल में खुद नौशेरमा को खुश आमदीद कहने आ रही थी। आज मैं कुछ और भी मांगती तो मुझे वो भी मिल जाता। इसकी खुशी दीदनी थी। बरखा, ये घटिया हरकत तुमने की है? नौशेरमा ने तस्वीर से थमाई। बरखा का रंग सर्द हो गया। हाँ या ना? सर्द लहजे में नौशेरमा का एक अलग ही रूप इसके सामने था। मैं एक्चुअली बात मुकम्मल होने से पहले नौशेरमा गजनवी ने इसे एक अलग थप्पड़ दे मारा। काश कि मैं तुम्हें संसार कर सकता। इसकी नज़रों की काट से बरखा की आंखें पानी से भर गई। वो गाल पर हाथ रखे शौक सी रह गई। नफरत भरी आंखों से भस्म करता वापस पलट गया। दिया खामोश तमाशाई की तरह देखती रही। चंद लम्हे पहले जो हुआ वो बेहद हैरान कुन था। इसका जहन साख्त रह गया। नौशेरमा को इतना गुस्सा करते इसने पहली बार देखा था। इसे यहाँ लाकर न जाने खुद कहाँ चला गया। अजनबी लड़की और अजनबी घर, वो बिना कुछ कहे पलट गई। दिया प्लीज़ रुक जाओ। अजनबी लड़की की पुकार पर ठिठक गई। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ताहिर भाम कर वो गोया थी। प्लीज़ कुछ देर बैठकर मेरी बात सुन लो। इसके लहजे में कुछ ऐसा था। कोई लॉन चेयर पर बैठ गई। चंद साने खामोशी तारी। फिर वो अजनबी लड़की को भी। मेरा नाम बरखा है। मैं नौशेरमा की क्लास फेलो थी। एक ऐसा मुल्क जहाँ जाबजा हसीन नज़ारे हुसन के जलवे, वहाँ दामन बचा कर रहना बहुत मुश्किल है। अमेरिका जैसे मुल्क में नौशेरमा का कटा कटा अंदाज, इसकी पारसाई और शराफत ने मुझे बेहद मुतासिर किया। मैं खुद गई थी नौशेरमा से दोस्ती करने और वो मुस्तरद कर मुस्कुरा कर टाल गया। इसका गुरेज मुझे दिन ब दिन इसके नज़दीक कर रहा था। एक रोज़ मैंने इसे इजहार कर दिया। बजाय मुझे लान तान करने के इसने मुझे सहूलत से बता दिया, समझाया कि वो अपनी मोहब्बत से निकाह कर चुका है। इसके दिल में दूसरी मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। मैं कोई और दर खटखटाऊँ? सच बताऊँ दिया, जिस लम्हे नौशेरमा मुझसे सब कह रहा था मैं तुमसे जलस हो रही थी। मैंने तुम्हें देखा नहीं था, तुम हमारे बीच नहीं थी, मगर दूर रहकर भी तुम नौशेरमा के बहुत करीब थी। फिर वो मुझसे कतराने लगा, मगर मुझे जुनून हो गया था। बस मेरा जी चाह रहा है कि इसकी पारसाई को दागदार करने का। मैंने कहा था तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, दिया को भी खबर ना होगी। और इसका जवाब आज भी मेरे हाफ़्ज़े में है। नौशेरमा के खूबसूरत तस्वर ने बरखा का चेहरा रोशन कर दिया। दिया दम साधे बैठी थी। इसने कहा था, जब मेरी आरजू है कि दिया की खालिश मोहब्बत और पाकीज़ा सरापा सिर्फ मेरे लिए हो, तो दिया की भी तो यही आरजू होगी। मुझ पर सिर्फ दिया के हकूक़ वाजिब है। मैं इसके हकूक़ में हर किसी से बांटता नहीं फिरता। फिर इसने मुझे सख्ती से कहा कि मैं आइंदा इससे ना मिलूं। इसकी बातों ने मेरे अंदर आग लगा दी। मुझ जैसी हसीन लड़की इस तरह रद्द किए जाने पर इंतकाम के मतलब सोच रही थी। मैं इसे माफ़ी मांगने गई और अपना दिल बंदे ने मुझे माफ़ कर दिया। अब नौशेरमा मुझसे बहैसियत क्लास फेलो बात कर लेता था। इन्हीं दिनों से पाकिस्तान तोहफे भिजवाने थे। मेरी कज़न पाकिस्तान जा रही थी। मैंने नौशेरमा से कहा कि मेरी कज़न के हाथों गिफ्ट भिजवाए। वो राज़ी हो गया और मुझे इंतकाम लेने का मौका मिल गया। फी ज़माना साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि असल और नकल का गुमान तक नहीं होता। दिया साख्त इसके इंकशाफात सुन रही थी। कैसे सारे पर्दे हट से मरते चले कि वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। दिया नौशेरमा जैसा पार्टनर हर लड़की का आइडियल होता है। हज़ार ख्वाहिश के बावजूद मैं इसकी पारसाई पर दरार न डाल सकी। वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम भी इसकी कदर करना। मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रही हूँ। इस दिन मैं यही बताने तुम्हारे घर आई थी और तुमने समझा कि इसने मुझे इन्वाइट किया। मैंने जो कुछ किया इससे मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। नौशेरमा से कहना मुझे माफ़ कर दे, हो सके तो तुम भी माफ़ कर देना। मुझे बद्दुआ मत देना। मुझे बद्दुआओं से बहुत डर लगता है। ते बंदा इदा करतूत ही ना करे जो बद्दुआवां तो डर लगता थे। बरखा मेज़ पर सर रखे रो रही थी। वो मलामत से पूरे एक नज़र इस पर डालकर आगे बढ़ गई। एक शर्मिंदा को वो और शर्मिंदा क्या करती, वो बाहर गाड़ी में बैठा था।
اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے. اس شخص کا سامنا دنیا کا مشکل ترین فعل لگ رہا تھا. فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا کہ وہ گاڑی اڑانے لگا. اسپارٹن انداز، بھیجے لب، سرد نظروں نے اس کا سارا حوصلہ متزلزل کر دیا. وہ چپ رہی. یہ واج باتیں عشق کیا ہم پہ بھی قرض تھے، وہ بھی اتارتا، یہ مصیبت اسے بھی تھی. گھر میں مکمل سکوت طاری تھا. ہر کوئی اپنی آپ میں خاموش تھا. خالہ تسبیح پڑھ رہی تھی. اتماش سے دو زانوں بیٹھتے ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دی. مجھے معاف کر دیجیے ماما، پرومس اب کبھی وہ کام نہیں کروں گا جس سے آپ منع کریں گی. میں نے تو سہرینا کی خوشی چاہی تھی، مگر میں خود کو آپ سب کا مجرم سمجھ رہا ہوں. حالانکہ سارے کھیل میں میرا تو سب سے زیادہ نقصان تو میرا ہی ہوا ہے. اپنی عزیز چیز کسی اور کے نام منسوب کر دینا آسان تو نہیں ہوتا. رامش کے کردار کے پہلو میری نگاہ میں نہیں تھا. مجھے تو اس کے اسٹیٹس رکھ رکھاؤ نے اپیل کیا کہ وہ ہماری سہرینا کو خوش رکھے گا، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ رامش دوہری شخصیت کا مالک ہے. اس کے کردار کا رخ میری نظر میں آیا تو میں نے سہرینا کو اس سے ملنے سے منع کیا، مگر اس نے نہیں سنا. میں آپ سب کے نوٹس میں لا کر منگنی توڑنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ماما میں نے جان بوجھ کر سہرینا کا برا نہیں چاہا تھا. میں تو اسے خوشیاں دینے چلا تھا. کدھر گیا کہ وہ جو ہماری محبت کو احسان سمجھ کر گردن چکا کر بات کرتی ہے، کسی اونچے گھرانے میں بیاہ کر جائے گی تو سر اٹھا کر بات کرے گی. آپ تو جانتی ہیں نا مجھے. وہ دل گرفتہ تھا. خالہ کا دل پسج گیا. وہ اپنے بیٹے کی ہر ادا پہچانتی تھی. اس نے خلوص نیت سے سہرینا کا بھلا چاہا. میں تمہیں جانتی ہوں میرے بچے، لیکن اس کی خوشی کا سماں کرنے سے پہلے تمہیں جان لینا چاہیے تھا کہ اس کی خوشی صرف تمہارے ساتھ پہ پناہ ہے. خالہ نے پیار سے بیٹے کو قریب کر لیا. بن ماں باپ کی بچی ہے اتماش، اسے خود رکھنا. خالہ گویا تھی. اس کی نگاہوں میں سہرینا کا ملول چہرہ گھوم گیا. انہوں بھی پوچھ لو بن ماں دی بچی کتنے جانا چاہتی. دادا جی نے نوشیروان غزنوی کو اپنے کمرے میں بلایا. وہ پہنچا تو اس سے پہلے دیا وہاں براجمان تھی. وہ بلاوے کا مفہوم سمجھ کے ہم دادا جی کے اشارے پر بیٹھ گیا. دادا جی نے گفتگو کا آغاز کیا. نکاح تم دونوں کی دلی خواہش پر ہوا تھا، مگر اب تم دونوں کے رویے ہماری سمجھ سے باہر ہیں. تم دونوں کو ایک دوسرے کو جو گنا ہے وہ جلدی سے دور کر لو تو اچھا ہے. مناسب سمجھو تو ہمیں شریک کر لو. تم دونوں کے انداز دیکھ کر ہمیں سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو رہا. ایک موت پر رشتہ ہونے کے باوجود تم لوگوں نے گھر میں تماشا لگا رکھا ہے. ہم سب نے طے کیا کہ جلدی رخصتی کر دیجیے. کسی کو مجھ سے بہت نفرت ہے دادا جی. بد کردار عیاش گھٹیا انسانوں میں کسی کو مجھ سے گھن آتی ہے. مجھ جیسا کریکٹر لیس انسان اس لائق نہیں کہ کسی کوئی شریف زادی میری شریک سفر بنے. آپ کو شریف زادہ ڈھونڈ کر مجھے بتا دیجیے گا، فارمیلٹی نبھا دوں گا. اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا. دادا جی حیران رہ گئے. وہ خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی. یہ نوشیروان کیا کہہ کر گیا؟ اب ان سے کچھ چھپانا فضول تھا. اس نے انہیں سچائی بتا دی. مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی دیا. سب سننے کے بعد دادا جی نے اتنا ہی کہا. وہ لب کچل کے رہ گئی. اس نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے بیگانے انداز پہ اس کی ہمت ٹوٹ جاتی تھی. پونکنا تے بڑا انداسی وہ تو کدی ہمت نہیں ٹوٹی. اس دن کے بعد سے اتماش سے اسے بہت کم گفتگو کرتی تھی. اس دن اتماش کو موقع مل گیا اسے بات کرنے کا. کیوں دشمنوں کا سا انداز اپنا رکھا ہے مجھ سے؟ اس کی کلائی پر گرفت رکھتے ہوئے استفسار کیا. مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا. تم مت بولو، صرف مجھے سنو. کیا سنوں؟ یہی کہ میرا وجود آپ کو شروع سے بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے آپ نے ایک عیاش شخص کو میری زندگی میں داخل کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اس کی بات کاٹ گیا. تم ہمیشہ کمپلیکس کا شکار رہی ہو. تم نے وہی سمجھا جو تمہارے ننھے سے دماغ نے سمجھایا. وہ تل ملا کر اسے دیکھنے لگی. در پردہ وہ اسے بے وقوف کہا جا رہا تھا. وہ اس کی نظروں کا حوال جان کر گویا ہوا. تم اول درجے کی بے وقوف کم فہم لڑکی ہو. ہم نے تمہیں گھر کا فرد سمجھا، مگر تم سدا خود کو مہمان گردانتی رہی. تم احسان ہمدردی جیسے الفاظ کو اوڑے بیٹھی تھی. تم ان لوگوں میں سے ہو جو خود ترسی کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں. میں تم سے کسی چیز کی فرمائش کرتا ہوں، تم ملازمہ کی طرف فوراً حکم کی تعمیل کرنے کو چل دیتی. کبھی اپنی مرضی موڈ کا دھیان نہ دیا. ہماری خدمت کر کے تم احسان چکانے کے موڈ میں تھی. مجھے تم جیسے لوگ بھی کبھی اچھے نہیں لگے. انسان کو صرف اپنے رب کے آگے سر جھکانا چاہیے. تمہارا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تمہارا خادمانہ انداز مجھے آگ لگا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ میں تم سے سدا دور ہی رہا. مگر جب میں نے محسوس کیا کہ تم مجھ میں دلچسپی لے رہی تو مجھے سوچنا پڑا. جھنجھلاہٹ اپنی جگہ، مگر میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا تھا. لیکن اہم بات وہی، مجھے تمہارا سر جھکا سر کبھی اچھا نہیں لگا. میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جس کے پاس روپیہ، پرسنالٹی، سب کچھ ہوتا کہ تم مجھے کھونے کا غم فراموش کر سکو، اور دولت میں شخص کی بیوی بن کر مجھ سے سر اٹھا کر بات کرو. رامش نے تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو مجھے خوشی ہوئی. وہ میری سوچ کے مطابق تھا، سو میں نے اسے تمہارے لیے منتخب کر لیا. مجھے کئی محاذوں پر لڑنا پڑا. ماما بابا کے ساتھ کئی نشست لگی. بڑی مشکلوں سے انہیں قائل کیا، کیونکہ وہ لوگ تمہیں میرا بنانا چاہتے تھے، جبکہ مجھے صرف تمہاری خوشی مقصود تھی. حالانکہ میں بھی اسیر محبت تھا. سرینا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کا عکس تھا. لیکن جو ہوا میری سوچ کے برعکس ہوا. تمہاری سربلندی کے لیے میں نے جو قدم اٹھایا تھا، اس کی سب سے بڑی مخالف تم خود بن گئی. میری نظر میں تم امیچور جذباتی لڑکی تھی. تبھی تمہاری انا پر چوٹ کر کے میں نے تمہیں رامش سے منگنی پر راضی کر لیا. مگر گزرتے وقت نے مجھے احساس دلایا کہ جسے بظاہر میں جذباتی سمجھ رہا تھا، وہ کس قدر ضدی ہے. تم نے بسات مجھ پر الٹ دی. مجھے زج کرنے کو تم ہر وہ کام کرنے لگی جو تمہیں خود ناپسند تھا، اور فقط تم میری ضد میں کر رہی تھی. میں سوچ میں پڑ گیا. رفتہ رفتہ مجھے رامش کے بارے میں نیگیٹو رپورٹس ملنے لگی، تو میں نے تمہیں اس لیے ملنے سے منع کر دیا. میں ایک بار بھی
پھر اس کے بارے میں معلومات کرنے لگا، مگر تم تو ٹھیک ٹھاک بدلحاظ ہو گئی تھی۔ ڈری سہمی آسان و تلے دبی سے رینا کی جگہ ہٹ درم ضدی لڑکی نے لے لی، جو ہر نفع نقصان سے ماورا ہو گئی تھی۔ مگر مجھے وہ لڑکی بہت عزیز تھی، اس لیے میں اس پر نظر رکھتا تھا، اور آخری بار جو ہوا وہ ہم سب کے لیے اچھا ہوا۔ رامش کی اصلیت کھل گئی اور مجھ پہ بھی کھل گیا کہ جس لڑکی کی خوشیوں کی میں پہرو پریشان رہتا ہوں، اس کی مسکراہٹ مجھ سے جڑی ہے۔ جس لڑکی کا جھکا سر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ میرے نام سے جڑنے کے بعد موت پر ہو جائے گی۔ خدا گواہ ہے رینا، میں نے صرف تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ تم نے جس قسم پرسی میں زندگی گزاری میں چاہتا تھا گلوں سے تمہارا دامن بھر جائے۔ ہمارے درمیان موجود تیسرے بندے کی موجودگی سے صرف مجھے تکلیف ہوتی تو میں آج یہ سب تم سے نہ کہہ رہا ہوتا۔ یہ بہت بعد میں مجھ پر کھلا کہ تمہاری خوشی کا محور میری ذات ہے۔ خود کو بیچ کر تمہارے لبوں کی ہنسی خریدنے چلا تھا۔ کیا خبر تھی کہ میری ذات سے تمہاری مسکراہٹیں جڑی ہیں؟ اپنا آپ بیچتے پھر۔ خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ اس لمحے اس پر کھلا تھا وہ شخص اس کی خوشی سربلندی کے لیے اپنے جذبوں سے نگاہیں چرائے پھر رہا تھا۔ وہ اپنے تانے بانے میں الجھی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اعتماد سے اس کے لیے اس قدر خوبصورت انداز میں سوچتا ہے۔ دل کا داز ہوا، اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ بہت رلایا ستایا نا میں نے تمہیں؟ انگوٹھا پلکوں پر پھیرے مجرمانہ انداز میں سوال کر رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر لایا۔ اب کبھی نہیں ستاؤں گا، وعدہ رہا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اعتبار دلایا گیا سے رینا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کے گرا، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اعتماد سے کو محبت کو دل نے تسلیم کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بازار جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کس واسطے؟ وہ آفس سے کچھ دیر قبل لوٹا تھا۔ واش روم میں وائٹ سوٹ دیکھ کر اس کا موڈ بے ساختہ شاور لینے کو مچل اٹھا۔ وہ واقف تھا کہ روز کی طرح یہ حرکت کس نے کی ہے، اس کی ہر چیز کا وہی دھیان رکھتی تھی۔ تولیے سے بال رگڑتا واپس آیا تو نظر سامنے تکیے پر پڑی ریڈ گلی میں کچھ ایسی کشش تھی کہ جو کھینچتا چلا گیا۔ گلی کے ساتھ سوری کا خوبصورت سا کارڈ تھا۔ کارڈ پر درج نظم پڑھ کے وہ زیر لب مسکرا دیا۔ بدگمانی الزام تراشی کی جتنی سزا وہ دے چکا تھا وہ بہت تھی۔ ناراضی کو طول دینا اسے مناسب نہ لگا۔ اب جب وہ پشیمان تھی تو اسے مزید نہ ستا سکا۔ اس کے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھ کے دروازہ کھلا تھا، دستک دے کر وہ اندر چلا ہے۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، قدموں کی ہٹ پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ سرخ چہرہ، سوجی آنکھیں، حقیقتاً نوشیروان غزنوی کا دل دھڑکا آ گئی۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر گیا، در حقیقت اس کا سوگوار روپ دیکھ کر اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ وہ اٹھ کر اس تک آئی، اس کی پشت سے پیشانی ٹکاتے سسکتے ہوئے کہا، کیوں بیکاروں سے بدتر رویہ اپنا رکھا ہے میرے ساتھ؟ کیوں اذیت دے رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ اذیت؟ تمہیں اذیت کے معنی پتہ ہے؟ لہجہ خود بخود تیکھا ہو گیا، اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا میں اپنے کردار سے متعلق کبھی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ اب کے لہجہ نرم تھا۔ مجھے اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ترش لہجے میں پوچھ رہا تھا وہ۔ اس طرح رویہ مت رکھو میرے ساتھ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک گھٹیا عیاش شخص تکلیف ہی دے سکتا ہے؟ وہ جھکائے ندامت سے اپنے الفاظ اس کے لبوں سے سن رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے، میری شکل سے نفرت ہے؟ تمہیں زہر سے زیادہ برا لگتا ہو نا؟ تو پھر آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے دادا جی کو کہہ دیا ڈھونڈ لے کوئی دوسرا، مجھے آزاد کر دے۔ وہ گویا تھا اور غصے کی شدید لہر نے پرانی دیا کا روپ دھار لیا۔ تم چھوڑو گے مجھے؟ تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ اگر پھر کبھی تم نے ایسی بات کی تو تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کہتے؟ عجیب دیوانگی تھی اس کے انداز میں۔ اور تمہیں شرم نہیں آئی مجھ پر اتنا بےہودہ الزام لگاتے، اپنے لفظوں کے خنجر میرے سینے میں اتارتے؟ تمہیں درد کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے وہ درپردہ لہجے میں گویا تھا، وہ پردرد لہجے میں گویا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ تم میرا اعتبار ہو دیا، جب تم نے مجھے بے اعتبار کیا تو میں اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہو گیا۔ تمہیں تصویریں ملی تھی تو تم کھل کر مجھ سے ڈسکس کر سکتی تھی، اور دنیا کا کوئی مرد اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ اپنی عیاشی کے ثبوت اپنی بیوی کو بھیجے۔ مگر تم میں عقل ہوتی تب نہ، تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارا نوشیروان اتنی پستی میں گر سکتا ہے؟ تم نے سوچا بھی کیسے؟ اس کا لہجہ اسے تڑپا گیا۔ اس وقت وہ رو ہی سکتی تھی، یہ آنسو اس کے لفظوں کا مداوت ہے۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں نوشیروان۔ محبت جہاں وسعت رکھتی ہے وہیں تنگ نظر بھی ہوتی ہے، کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر میرے پاس تو ثبوت تھے، میں اپنے دل کو کیسے سمجھاتی؟ غلطی یہ ہوئی کہ تم سے کلیئر نہ کر سکی۔ مجھے معاف کر دو نوشیروان، مجھے پرسکون کر دو۔ لہجے کی ٹوٹ پھوٹ نے نوشیروان کو اسے سمیٹ لینے پر مجبور کر دیا۔ اپنے لیے اس کی شدت ہے تو اسے ہمیشہ سے پسند تھی، پھر آج کیسے بری لگتی؟ یہ نازک سی لڑکی سے شاید دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی، بس انداز ذرا مختلف تھا۔ وہ اسے اس کا منفرد انداز ہی بھایا تھا۔ چوڑیاں پہنو گی؟ آفر پر اس نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ تم پہناؤ گے؟ محبت بھرا استفسار ہوا۔ تمہیں پہننا نہیں آتی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر لایا۔ بظاہر مسکراتے نفی میں سر لاتے اس کے لیے خریدی گئی چوڑیوں کو وہ اس کی کلائی کی زینت بنا رہا تھا۔ نوشیروان تم ناراض تو نہیں ہو نا؟ اس تم سے ناراض نہیں ہو سکتا جانے نوشیروان۔ کلائی میں موجود چوڑیوں کو منتشر کرتے اس نے محبت بھرے لہجے میں اقرار کیا، اور یہ اقراری دیا کے لیے کافی تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول نیم از اس دل کے جھروکے میں، ریٹن بائی ریحانہ آفتاب کا یہ ناول تھا۔ کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔